नमस्कार कयां पई तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे शो लेट नाइट शो विद KTN में बाक़ा पीरज़ादा हाज़िर आहे हिकिड़े नए टॉपिक नए महिमान ऐं दिलचस्प कचहरीअ सां गॾु। ऐं जीअं त बिटाई साईं चयो आहे न त जा हुई जेरी वर्ची न वेठी वञी भूअ पेठी सिकंदे के सॼणे। जी नाज़रीन, इहे जेके सिटूं आहिनि उहे औरत जी नुमाइंदगी कनि थियूं ऐं औरत जी जेका फितरत आहे उनखे बयानु कनि थियूं। बिटाईअ जो काफ़ी कमु जेको आहे उनजो जेके औरतुनि जे हवाले सां जेके सिंध जी नियाणियुनि जे हवाले सां काफ़ी इंस्पिरेशनल जेको असांजे लाइ मोटिवेशनल सोर्स आहे उहा बिटाई आहे ऐं उनजी शाइरी आहे। ऐं ईअं ई बिटाईअ जे शाइरीअ वांगुरु ई जेके असांजी सिंधी नियाणियूं आहिनि सिंधी औरतूं आहिनि अॼु असां ईअं ई हिकिड़ी अहिड़ी ख़ूबसूरत हिकिड़ी सोल मां सम्झंदसि। छो त औरत ऐं मर्द जो फ़र्क़ु मां सम्झां थी त केॾो अजायो आहे। असल ॻाल्हि त रूह जी आहे त सोल जी आहे, माण्हू अंदरि में छा आहे बाय सोल के इंसान केॾी वेझड़ाइप थी पवे। हिकिड़ा रिश्ता हूंदा आहिनि जेके रत जा रिश्ता हूंदा आहिनि जिन सां असां ब्लड रिलेशन चवंदा आहियूं, उन्हनि खे बाय ब्लड असां कनेक्टेड हूंदा आहियूं, जिन में भाउ भेण माउ पीउ अची था वञनि, ॿार बि अची था वञनि। पर कुझु रिश्ता हूंदा आहिनि जेके सोल सां हूंदा आहिनि, रूह सां कनेक्टेड हूंदा आहिनि। उन्हनि रिश्तनि जे लाइ असांखे ब्लड कनेक्शन हुजणु ज़रूरी न आहे। सो अहिड़ा ई रिश्ता असांखे मिलंदा आहिनि। असां ज़िंदगीअ में खोड़ अहिड़नि माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं जेके असांखे लॻंदो आहे त जेॾो वेझड़ाइप सां असांखे सम्झी था सघनि, ओॾा असांजा पंहिंजा ब्लड रिलेशन जेके पंहिंजा भाउ भेण आहिनि, पंहिंजा माउ पीउ आहिनि, अहिड़ा नथा उहे सम्झी सघनि असांखे। त ईअं सोच हूंदी आहे, फितरी हिकिड़ो पंहिंजो मरहलो हूंदो आहे जंहिं प्रोसेस मां माण्हू गुज़रे थो। छो त ज़िंदगी ॾाढी मां सम्झंदसि अनप्रेडिक्टेबल आहे, मिस्टीरियस हिकिड़ी असांजी लाइफ आहे जंहिंखे असां गुज़ारियूं था। ऐं उन में जॾहिं अहिड़ा असांखे सोलमेट्स मिली था वञनि, दोस्त जे सूरत में, भेण जे सूरत में, भाउ जे सूरत में, त असां सम्झंदा आहियूं त उहो हिकिड़ो असासो आहे। ऐं हिकिड़ो सुठो माण्हू अगरि तव्हांखे सुठो दोस्त जंहिंसां तव्हांजो रूह खे सुकून थो मिले अगरि तव्हां वटि आहे त इहा वॾी ब्लेसिंग आहे, वॾी नेमत आहे ख़ुदावंद ताला जी तरफ़ां त तव्हांखे अहिड़ो दोस्त मिली वियो आहे ऐं तव्हां ॻोल्हे वरितो आहे। त बिल्कुलु इहा हिकिड़ी मां सम्झंदसि ॻोल्हा आहे जंहिंमें हर माण्हू मुलविस आहे, हर माण्हू जेको आहे शरीक आहे ऐं उहो ॻोल्हे थो पियो त किथे न किथे पंहिंजो हिकिड़ो इनर पीस मिले, सुकून मिले ऐं अहिड़ो दोस्त मिले जंहिंसां पंहिंजो रूह जो कनेक्शन थी पवे। ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत असांजे जेके सिंधी नियाणियूं आहिनि उहे कमु थियूं कनि पियूं ऐं पंहिंजो पाण मंझराइनि थियूं शाइरीअ में, अदाकारीअ में, गुलूकारीअ में, आर्ट जी फील्ड में, पढ़ाईअ जी फील्ड में। अगरि डॉक्टरी केरु करे थो त उन फील्ड में अॼुकल्ह जी सिंधी औरत, सिंधी नियाणी कंहिं हिसाब सां पुठिते न आहे। सो बिल्कुलु ईअं ई हिकिड़ी ख़ूबसूरत शाइरा रुबीना अबड़ो, मूंखे पर्सनली ॾाढी हिनजी शाइरी अट्रैक्ट कंदी आहे, पसंदि आहे। ऐं छो त उहा पाण लाड़काणे में रहंदी आहे ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी कंदी आहे, सिंध सां जुड़ियल आहे। उनजी शाइरीअ में सिंध जो हिकिड़ो रिफ्लेक्शन मूंखे फील थींदो आहे। सिंध सां, दरिया सां मोहबत, ज़मीन सां मोहबत, एहसासनि सां मोहबत, वणनि सां, ॿूटनि सां। सिंध में असांजा पंहिंजा जेके मौसम था थियनि पिया उन्हनि सां मोहबत जो अहसासु उनजी शाइरी में मूंखे मिलंदो आहे। ईअं ई मां अॼु हुनजी हिकिड़ी शाइरी खणी आई आहियां ऐं मूंखे यकीन आहे त ॾिसंदड़ जेके आहिनि हुनखे पसंदि कंदा। रुबीना अबड़ो जी ख़ूबसूरत शाइरी चए थी त सांत सखी चौधारी आहे दरिया मथां, हर हिकु लहर उञारी आहे दरिया मथां। वाह! मीर बहर जी दिलि ॿुधी वई ॿेड़ीअ में, मीर बहर जी दिलि ॿुधी वई ॿेड़ीअ में, केॾी कारी वारी आहे दरिया मथां। हिकिड़ो तारो ईअं तरे थो पाणीअ ते, हिकिड़ो तारो ईअं तरे थो पाणीअ ते, चिणग चिटी कंहिं ॿारी आहे दरिया मथां। सुहिणे तुंहिंजे नक जो कोको चमके थो, केॾी ऊंदह कारी आहे दरिया मथां। वाह! ख़ूबसूरत, बहितरीन लफ़्ज़, बहितरीन शाइरी, बहितरीन सोच। जॾहिं बि औरत पंहिंजी शाइरीअ में कंहिं बि फीलिंग्स जो, कंहिं बि अहसास जो इज़हार करे थी त इहा हिकिड़ी बहादुरीअ जी ॻाल्हि आहे। छो त औरतुनि जे लाइ ईअं बेबाकीअ सां शाइरी करे पंहिंजो फीलिंग्स खे अॻिते वधाइणु ऐं चई ॾियणु, लिखी ॾियणु, इहो बहादुरीअ जो कमु आहे जेको मां सम्झां थी त हुजणु घुरिजे असांजे सिंधियुनि नियाणियुनि में। ख़ूबसूरत शाइरी आहे ऐं शाइरी जिते अचे थी त उते मौसीक़ी बि अचे थी। एॾा रंग राग हूंदा आहिनि असां वटि ऐं उन मौसीक़ीअ खे बि ख़ूबसूरत शाइरी असांजे सिंध जो ॾाढो बहितरीनु
अवामी शाइर जेको आहे उस्ताद बुखारी, उन जा ॾाढा सुठा सुठा ख़ूबसूरत कलाम आहिनि जेके मौसीक़ीअ जे थ्रू घणनि सुठनि सिंधी फ़नकारनि ॻाता आहिनि, गुलकारनि ॻाता आहिनि। सो उन्हनि शाइरीअ में, उन कलामनि में, उन मौसीक़ीअ में, कंपोज़िशन में हिकिड़ी अट्रैक्शन हूंदी आहे। त असांजी सिंधी शाइरी, सिंधी मौसीक़ी ॾाढो ख़ूबसूरत कॉम्बिनेशन आहे। अहिड़ो हिकिड़ो कॉम्बिनेशन जेको असांजी टीम तयारु कयो आहे अव्हां जे लाइ। ॾिसूं था, इंजॉय था कयूं, ॿुधूं था, मोटी था अचूं, ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजे ख़ूबसूरत गेस्ट खे तव्हां सां इंट्रोड्यूस कराईंदासीं। सो जस्ट enjoy the music and we will be right back. पवंदे उडरी उडरी थक जी पवंदे कैसा तो जो प्यार, कैसा तो जो प्यार, चंद्र न के जो यार पखेड़ा, चंद्र न के जो यार, के जो यार पखियाड़ा, चंद्र न के जो यार। आई सांची मोचा मांची माठी थी मंजधार, आई सांची मोचा मांची माठी थी मंजधार। आऊं कंधिया ते वेठो सोचां, आऊं कंधिया ते वेठो सोचां, काई सुध न सार, काई सुध न सार, चंद्र न के जो यार पखियड़ा, चंद्र न के जो यार, चंद्र न के जो यार पखियड़ा, चंद्र न के जो यार। कैसा तू जो प्यार, कैसा तू जो प्यार, जन्नत चाहे दोज़ख चाहे छले ये विचार, जन्नत चाहे दोज़ख चाहे छले ये विचार। मिठड़ी मिठड़ी निंद्र पिरिया जे, मिठड़ी मिठड़ी निंद्र पिरिया जे, पासे में कर यार, पासे में कर यार, चंद्र न के जो यार पखियड़ा, चंद्र न के जो यार, चंद्र न के जो यार पखियड़ा, चंद्र न के जो यार, चंद्र न के जो यार, चंद्र न के जो यार, चंद्र न
जी ज़बरदस्त बहितरीन मौसीक़ी ॿुधीसीं, ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो इंजॉय कयोसीं। ऐं हींअर छो त असां वटि गेस्ट बि मौजूदु आहे ऐं बहितरीन गेस्ट आहे, उनजी जेका पर्सनैलिटी आहे मां सम्झंदी आहियां त उन काफ़ी वेरिएशन्स आहिनि जिन ते असां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। छो त शाइरी बि करे पई ऐं डॉक्टर बि आहे, एक्टिविस्ट बि आहे ऐं कंसल्टेंट बि आहे। सो इहो सभु कुझु कीअं थी करे पई। ऐं मां ॾाढा एॾा घटि आर्टिस्ट ॾिठा आहिनि जेके ॾाढा पढ़ियल लिखियल आहिनि। सो पढ़ी लिखी आर्टिस्ट आहे ऐं ॾाढी बहितरीन असांजी सोसाइटीअ में ॾाढो बहितरीन कमु करे पई। ऐं छो त शाइरा आहे त उनजी ख़ूबसूरत शाइरी मूं वटि आहे। मां उनजो इंट्रोड्यूस उनजी शाइरी सां गॾु ई कंदसि। चवनि थियूं त उर्दू में शाइरी कंदी आहे ॾाढी ख़ूबसूरत। एक गम था तेरे आने का, एक गम था तेरे जाने का, पर जो गम था तेरे होने का वो गम हमें अब याद नहीं। क्या हाल सुनाएं अपने अब, उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी, पर जो जज्बा था कुछ करने का वो दम हमें अब याद नहीं। वाह। नींद में अब जी लेती हूँ किरदार कशी और जंगें भी। कमाल, जबरदस्त लाइन है यार। नींद में अब जी लेती हूँ किरदार कशी और जंगें भी, जो जाग के पूरे करने थे वो करम हमें अब याद नहीं। खूबसूरत। नक्शों पे भी हाशिए हैं, नक्शों पे भी हाशिए हैं, उस पार हम इस पार तुम, पर नए जो नक्श बनाने थे वो कलम हमें अब याद नहीं। वाह, ज़बरदस्त खूबसूरत शायरी, ॾाढी डीप शायरी आहे। बिल्कुलु। ऐं इन डीप शायरी जी डीपनेस छा आहे भला, गहराई छा आहे, छो अहिड़ी शायरी थी करे, एॾो कहिड़ो ज़ुल्म आहे। सो इन सां ॻाल्हाईंदासीं। पर ख़ूबसूरत असां सां गॾु जेको मौजूदु आहे ऐं जेको आहे मां सम्झंदसि त ॾाढी बहितरीन सोशल एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जी सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं डॉक्टर आहिनि, डॉक्टर महरोब मोइज़ अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई कि आप आई हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। और बहुत शायरी जबरदस्त। ये पहले मुझे ये बताइए किसके लिए आपकी रातें की नींदें उड़ गई कि कुछ मतलब इतना क्या हालत है? मेरे ख्याल से इश्क के कुछ पहलू होते हैं और मेरे ख्याल से जिंदगी का हर गहरा पहलू इश्क ही होता है। बिल्कुल। वो अपने साथ हो या किसी काम के साथ हो या किसी इंसान के साथ हो, किसी जगह के साथ हो। और मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल आपने सुना होगा, काफ़ी इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। मेरे भी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन कोई 6 से 7 साल मैं डिप्रेशन की मरीज़ा रही एक तरीके से। जब मुझे अद्वियात का भी इस्तेमाल करना पड़ा, वो अद्वियात ज़्यादा भी होती गई, तो जो गम की एक सूरत हाल होती है ना, वो उस गम की सूरत हाल को फिर एक बयान करके भी इंसान समझने की कोशिश करता है। तो मैंने जब ये शायरी की थी उस वक्त मेरा डिप्रेशन चल रहा था। लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत आपकी जो है मैं समझूंगी तख्लीक है। इंसान का जो तख्लीकी पहलू होता है उसका अंदाज़ा तब चलता है जब मुश्किल वक्त उसमें वो गुजर रहा हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब इंसान लोगों के साथ नहीं अपने साथ करता है, शेयर करता है। और वही हम आहंगी जो अपने साथ होती है, अपने रूह के साथ कनेक्शन होती है, और फिर वही कनेक्टेड टू गॉड हो जाता है वो जब बंदा। तो वो सारी सिचुएशन और वो कैफियत जो है उनका एक अपना अलग मज़ा होता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं हमारे देखने वाली ऑडियंस को कि what do you think Dr. Moiz Awan is basically? So मैं ये समझती हूँ कि कायनात की बाकी रूहों की तरह और हस्तियों की तरह मैं एक सफ़र में हूँ। अगर मैं खुद को बयान कर दूँ कि मैं ये हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी ज़ात के आगे एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, राइट? हम जो कहते हैं ना कि आई एम डैश, डैश को हम जिस तरीके से बोलते हैं, आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई एम अ सन, आई एम पाकिस्तानी, उसके आगे फुल स्टॉप लग जाता है। मैं उस फुल स्टॉप के बजाय आगे 3 नुक्ते लगाना पसंद करती हूँ। इसका मतलब है कि ये भी चल रहा है, फिलहाल मैं ये हूँ, इसके आगे क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, देखते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हम किस तरफ जाते हैं। यानी कि पैदाइश जब हुई तो एक नाम दिया गया, दुनिया वालों को एक तरह से जिन्स बताया गया कि जी हमारे घर इस जिन्स का एक इंसान पैदा हुआ है। लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ी तो फिर को और नई हकीकतें आविज़ा हुई कि जी इस जिन्स का तो बच्चा नहीं पैदा हुआ था, दरअसल बच्चा तो किसी और जिन्स का पैदा हुआ है। फिर उसकी जब सूरत हाल आगे चली तो एहसास हुआ कि अच्छा अगर जिन्स वो नहीं भी है तो इजहार तो फिर यही रखना चाहिए। फिर जब उससे भी आगे चले तो एहसास हुआ कि नहीं, इस इजहार के साथ भी अब कुछ बन नहीं पा रही, ये दुश्वार हो गया। अपनी रूह की तरफ जाने की ज़रूरत है, रूह से पूछने की ज़रूरत है
कि तुम अपने आप को इस खुलियों का जो मरोड़ा है, जो जिस्म है, इसके अंदर अपने आप को किस तरीके से इजहार करना चाहोगी। रूह को अगर हम लोग मौका दें कि तुम निकल के सामने आओ, तुम किस तरीके से आना चाहोगे, तो फिर इजहार तब्दील हुआ। और फिर जब इजहार तब्दील हुआ तो नाम में भी तब्दीली आई। पैदाइश के टाइम पे मेरा नाम मोइज था जी, और अभी भी मेरे नाम में मोइज है। अब मेरा फुल नेम मेहरब मोइज आवान है। मेरा जो फर्स्ट नेम था वो मोहम्मद था, उसको मैंने रिप्लेस किया मेहरब के साथ, और उसकी बहुत बड़ी वजह रिलीजियस रीजन थी। और मेहरब का मतलब क्या है वैसे? मेहरब का मतलब ये है कि कोई ऐसी शय, वो हीरा, वो मोती जो ताज को ताज बनाए, वो डेकोरेटिव आइटम अनमोल बना दे किसी चीज, जो चीज को, किसी चीज को अनमोल क्या था वो शेर था कि पहले कोई पूछता न था, अनमोल बना लिया, पता नहीं क्या। खैर बहुत खूबसूरत ऐसा कोई शेर था ना, बिल्कुल। कि अब मेहरब जबरदस्त। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि एक ख्वाजा सरा होने के नाते बाहर के मुल्कों में जब जाती हूँ तो आपको लोग आपके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, तो मुझे मोहम्मद कह के बुलाते हैं, और वो मुझे देखते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आती कि जी ये नाम तो लड़कों का है, लेकिन आप लड़का तो नहीं है। क्या है हमें भी नहीं पता, लेकिन लड़का तो आप कम से कम नहीं है, तो ये कुछ मैच नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक ऐसा नाम चुनते हैं, एक इंतखाब करते हैं एक ऐसे नाम का जो कि थोड़ा अनमोल हो। जबरदस्त। आप खुद भी बड़े अनमोल यू आर बेसिकली। अच्छा, और सबसे पहले तो आपने जो आपके सारा सफर था, बहुत मैं समझूंगी कि जंग के जिक्र किया आपने, वाकई में जंग लड़ रही हैं, अभी भी लड़ रही हैं। ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल जंगनुमा जिंदगी हो, तो कभी कभी थकती नहीं है क्या? मतलब हर रोज एक नई जंग। मेरे ख्याल से थकावट तो बहुत जमाना पहले ही तारी हो गई थी। कुछ सूरत हाल इसकी चीज होती है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बर्न आउट, कि एक जब आप चलते रहो तो आखिर में कहीं पे तो आपको रुक के बैठना होगा ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, मैं समाज नहीं बोलूंगी, मैं दुनिया बोलूंगी, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि उनको खुद आगे बढ़ने के लिए या उनको कामयाब होने के लिए किसी दूसरे इंसान का शिकार करना ज़रूरी है। इसको मेंटालिटी ऑफ स्कैर्सिटी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि वसाइल बहुत कम है, हमें वसाइल किससे छीनने पड़ेंगे। अब जहाँ पे ये वसाइल माल हो, ज़मीन हो, ज़र हो, तो समझ भी आती है। एग्री मैं नहीं करती, मगर मैं कहती हूँ कि समझ आती है। मगर जब ये वसाइल रूहानी हो, किसी की खुशी पे कब्जा करना, किसी की खुशी पे डाका डालना, किसी के सुकून को छीनना, तो जब भी आप अपनी मामलात से थक हार के जरा सुकून करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है लोग आपके सुकून के दुश्मन बन जाते हैं। आपसे पूछते हैं कि अगला प्लान क्या है, अरे तुम रुक क्यों गई, अरे तुम चल क्यों नहीं रही, अभी से हार मान ली तुमने। हार नहीं मानी, सांस ले रहे हैं थोड़ी सी। तो थकावट तो बहुत ज्यादा है, बर्नआउट भी काफी ज्यादा है, लेकिन वो बात ये कभी हम जब हाँपते कांपते जरा थोड़ा सा बैठते हैं सुकून करने के लिए, तो लोग हमारे सुकून के भी दुश्मन बन जाते हैं। और फिर दुनिया की पटरी और जिंदगी की जो चाबी है वो कुछ इस रफ्तार से चल रही है कि उसमें भी वो भी आपको रुकने का मौका नहीं देती। तो मैं तो आपकी बात से एग्री करूंगी बिल्कुल कि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। दिल चाहता है कि जरा सिद्धार्थ की तरह, बुद्धा की तरह हम भी पहाड़ों में निकल जाए, दरख्तों में और दरियाओं के बीच कुछ अरसे के लिए बैठ जाए, जरा अपने साथ हम कलाम हो, जी और फिर आए वापस। जबरदस्त, ये तो वाकई में ऐसा ही होता है। और आपके जैसी जिस किस्म की आप हैं, जो काम करती हैं, जो एज एन एक्टिविस्ट आपके जो अपने काम है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। आए दिन पब्लिक पे, मीडिया पर कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का एक टैबू जिसको फेस करते हैं। मैं समझूंगी कि आपका जो अपना इनर पीस है, जब वो आपको मिल जाता है, उसके बाद ये दुनियावी लोगों का असर इतना क्यों होता है इंसान पे कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और अब क्योंकि जब आप इस फेज से गुजर रही हैं और आप खुद वैसे डॉक्टर हैं, तो इतना उस फील्ड में स्पेसिफिकली मेडिकली भी आप कनेक्टेड हो सकती है कि जो माइंड के स्टेजेस हैं वो आपको समझ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शिकार हैं इस चीज की। तो बाहर की दुनिया क्यों इतना मैटर करती है? और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। वैसे असूली तौर पे देखें, कुछ मैटर तो करेगी। या तो फिर ये है कि हम लोग बिल्कुल फकीरी में, फुकर में चले जाएं, कि हम दुनिया की परवाह ना करें। वो तो फिर एक खुदावंद की देन है ना, वो तो एक और स्टेज है। वो तो खुदा किसी को वो शर्फ बख्शता है कि आप उस तक जा सके। वो तो औलिया को दिया जाता है, और हमारे आजकल के दौर में फुकरा के पास जो है, अगर वो है तो, कि वहां तक अगर पहुंचे तो हम पहुंचे। भाई हम वहां तक तो पहुंचे नहीं, फकीर हैं, ख्वाजा सरा हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। या फिर उसके अलावा आपको रोजमर्रा का एक इंटरेक्शन भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को खुदा ने जिम्मेदारी दी है, या खुद हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें अपने हकूक के लिए लड़ना भी पड़ता है, थोड़ी सी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। तो जब आप हकूक की लड़ाई एक लड़ रहे हो,
जिसमें आपने आवाम को कन्विंस भी करना है कि देखो यहाँ पे ज्यादती हो रही है, इस ज्यादती को देखो, यहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर आपको आवाम की थोड़ी सी परवाह करनी भी पड़ती है, लेकिन आपको न डर भी होना पड़ता है। और मैं ये समझती हूँ इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमें तारीख के अंदर जो मिलती है वो बीबी ज़ैनब की मिलती है, बिल्कुल करबला की मिलती है, और शाम के उस बाजार की मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। खामोशी वहां पे भी की जा सकती थी, आवाज का भी पर्दा किया जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों को खुदावंद, कुछ लोगों को कुदरत, कुछ लोगों को मौला जो है मेरे ख्याल से वो खतीब बना के भेज देते हैं, उन पे वो एक तरीके से उतर जाता है एक जिम्मा। हालांकि हो सकता है कि वो जिम्मा वो कबूल ना करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ एक तरीके से उनके ऊपर आ जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने ये जिम्मा कबूल किया, हालांकि मैं करना नहीं चाहती थी किसी भी हद तक, मैं एक कॉमेडियन के तौर पे मशहूर थी पहले, मैं कि ये लड़का है, ये लड़की की कॉमेडी करता है बड़ी अच्छी, और हर कोई बड़ा दंग था, बड़ा परेशान था, खवातीन समेत, कि इसकी तो ऐसी बातें हैं कि लड़की लगती है। टाइमिंग, कॉमेडी जो वर्ड है बेसिकली टाइमिंग का है, ये टाइमिंग है, उस टाइम पे ऐसी बात करती हो तुम कि वाकई में यार मतलब अगला बंदा स्पीचलेस हो जाता है। हमें समझ नहीं आ रही कि लड़का हो किस तरीके से बात कैसे करे, तो मैंने तो अपने वजूद को बड़ा छुपाया हुआ था, लेकिन मेरी गुरु है और उन्होंने मुझे ये वाली बात बोली कि तुम्हें महरब इस बात को समझना होगा कि तुम्हें खुदा ने ये मौका दिया, पहले अपनी हकीकत को तस्लीम करेंगे तो लोगों को अपनी हकीकत तस्लीम की हुई थी। दुनिया के आगे हमने एक रखा हुआ था रूप कोई और, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें तालीम मिली, तुम डॉक्टर बनी, तुम अमेरिका गई, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में गई, तुम्हें बेस्ट स्कॉलरशिप मिली, माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी गोल्ड मेडल मिला, अमेरिका में भी गोल्ड मेडल मिला, तो ये सारा कुछ लेके कहाँ जाना है? बस पर्सनल अचीवमेंट, ये तो सेल्फिश ना हुआ, कम्युनिटी की खातिर भी तुम्हें कुछ करना चाहिए, जो कि मैं ढक छुप के पीछे पीछे से काम कर रही थी। और मैंने बोला नहीं ठीक है, आगे आके ये चीज़ करनी चाहिए। जब वो सारा कुछ हुआ, जब मैंने अपनी हकीकत तस्लीम की, और एक दिन मैंने कैमरे में बैठ के लोगों को बोला कि आप लोग मुझे 3-4 साल से जानते हैं, शुमाइला भट्टी के रूप में भी जानते हैं, डॉक्टर मोइस के रूप में भी जानते हैं, मगर मैं आज आप लोगों के आगे अपनी एक हकीकत यहाँ करना चाहती हूँ, वो मर्द नहीं हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ, और ये मेरी हकीकत है, और अब आपको मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ नजर आएंगी। उसके बाद से आप यकीन माने मेरा डिप्रेशन यूं गया। मेरा डिप्रेशन जब मुझे इलाज स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे 5 mg पे स्टार्ट हुआ था, 1 साल बाद वो 10 mg पे चला गया, उस पर भी ठीक नहीं हो रहा था, बेहतरी आ रही थी मगर इतनी नहीं थी, तो एक और गोली ऐड की गई 75 मिलीग्राम की, फिर उसको इंक्रीज करके 150 मिलीग्राम पे स्टार्ट किया गया। जब मैंने दुनिया में अनाउंस किया कि मैं ख्वाजा सरा हूं, मैं अपनी हकीकत तस्लीम कर रही हूँ, मैं अपनी बातिन के और अपने जाहिर के बीच में जो खला है मैं अब उसको पुर कर रही हूँ, उसके बाद मेरी सारी की सारी गोलियां कैंसिल, मुझे खाती मुझे उल्टी होती है। अब मैं डॉक्टर्स वैसे दिवाली कि ये तो हम पहली दफा देख रही है कि ये तो मिराक्युलस है ऑलमोस्ट, कि ये चीज कैसे हुई। तो मैं बोला उसकी वजह बस ये कि एक तो मेरे ख्याल से एक बातिन की और जाहिर की महंगी हो गई है, महंगी हो गई अपने आप के। मेरे ख्याल से इंसान अपने आप से जो जंग लड़ रहा होता है ना, वो खुद अपने आप का दुश्मन अक्सर बन जाता है। तो जब आप इस तरह एक्सेप्ट कर लेते हो और दुनिया के सामने वो चीज दिखा देते हो जो बेसिकली आप हो, तो सुकून में रहते हो ज्यादातर। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। अच्छा, शायरी कब से? शायरी पता नहीं कैसे, एक दफा ऐसे हुआ कि मैं बैठी हुई थी और मैं कुछ सोच रही थी, और मैं जिन्स के बारे में ही सोच रही थी, मगर ये बात एक हकीकत भी, और आपको नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, और फिर आप बड़े हो जाओ, और फिर आप लड़के हो, लेकिन आप लड़के नहीं भी हो, लेकिन आप लड़की भी नहीं हो, फिर आप और भी बड़े हो जाओ, तो फिर लड़के लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, लेकिन आप क्या हो? आप किस जगह फिट होते हो? मेरा काम क्या है? तो लोग आपको बोलेंगे जो तुम्हारा काम है नाचना, तुम्हारा काम है भीख मांगना, और आप बोले मेरा काम तो ये नहीं है, मेरा काम तो ये नहीं है। किसने कहा है कि मेरा ये काम है? मैं वो क्यों नहीं कर सकती? मैं जो बाकी सब लोग कर सकती है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है कि ख्वाजा सरा डॉक्टर नहीं हो सकती? किस किताब में लिखा हुआ है कि मैं गोल्ड मेडल नहीं ले सकती, मैं अमेरिका से जाके दुनिया की टॉप डिग्री लेके वापस नहीं आ सकती? मैं करके दिखाऊंगी, करके दिखा लिया। जिद बना ली मैंने अपनी, मैंने बोला मैं जिद बना ली, मैं तुम्हारे मर्दों के बीच में बैठ के, मर्दों का रूप धार के, छोटे बाल कटवा के, मर्दों का लिबास पहन के, मर्दों को हरा के दिखाऊंगी। ये तुम लोगों ने कहा, मुझे बोला ना कि तुम तीसरी जिन्स, थर्ड जेंडर, तुम तो औरतों से भी नीचे हो। मैं नहीं समझती कि औरतें मर्द में कोई हमारे पास कमी होती है किसी किस्म की। खुदावंद ने सबको बराबर बना के पैदा किया। तो मैंने एक जिद पकड़ ली एक तरीके से अपनी, कि मैं जो हूँ मैं ये वाली चीज करके दिखाऊंगी। तो उसमें बैठी हुई थी, एक दिन मैं बैठ रही, कहा अल्लाह इतना कुछ कर लिया, सारा कुछ कर लिया, जो कुछ किया जा सकता था कर लिया, सुकून फिर भी लेकिन नहीं है, तो ये क्या है? तो मुझे उस पे ना मुझे कुछ एक वजद की एक सूरत हाल तारी हो गई। अच्छा। और मैंने अपना पेन पकड़ा, कागज पकड़ा, और मैंने बस लिखना शुरू कर दिया, और मैं लिखती गई। और जब वो हालत कुछ खत्म हुई तो वो एक नसरी सी एक नज़म आई हुई थी। सही। मगर आप यकीन माने वो नज़म जिन्स के ऊपर थी नहीं,
वो वक्त और हाल के ऊपर थी। उसके बाद से ऊपर थी ना, वो फीलिंग किसी की भी हो सकती है, मर्द की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है। इस जिन्स के फिक्र में, इसके फर्क में हम लोग इतना ढल गए, इतना मैं समझूंगी कि गुमराह हो गए कि अपनी अपनी हकीकतें, अपने अपनी कामों को, जिंदगी को फोकस नहीं कर पाते, सिर्फ इसमें कि यार मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर क्यों है ये जिन्स, और इसके फर्क से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। और यही बिल्कुल बात ना कि जब मैंने वो नज़्म भी लिखी तो मुझे उस दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार मेरे ख्याल से जो एक उतरी थी मेरे ऊपर वो शायरी, उसके ज़रिए मुझे एहसास हुआ कि तुम गलत जगह देख रही हो। कभी कभार हम चीज़ को गलत रंग से देख रहे होते हैं। तुम जिस चीज़ को जिन्स कह रही हो वो जिन्स नहीं है, वो तुम्हारा हाल है। सही। वो तुम्हारा वक्त है, वो तुम्हारी सूरत हाल है। ना तुम पहले झूठ थी, ना तुम अब आगे सच हो। तुम हमेशा हक पे ही थी। तुम्हारे कुछ हाल थे, तुम्हारी कुछ सूरत हाल थी जिसका होना जरूरी था। उस वक्त की मजबूरी थी, उस समाज की मजबूरी थी जहां पे तुमने अपनी जिंदगी में वहां पहुंचना था जहां तुम अब हो। तो जिस चीज को तुम जिन्स कह रही है वो जिन्स नहीं है, वो दरअसल तुम्हारा हाल है। और हर हाल सीढ़ी का एक रंग होता है। बिल्कुल, सीढ़ी की एक कड़ी होती है, इसमें चढ़ के आपने आगे कहीं पे जाना होता है। तो मुझे भी इस वक्त यही समझ आई कि इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तुम निकलोगी, तुम्हें बचपन से लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, चाहने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। हर रंग के, हर नस्ल के, हर बू के लोग मौजूद रहेंगे। तुम अपनी करनी कर गुजरो, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो तुम्हें लग रहा है कि मुनासिब है वो तुम कर गुजरो, बाकी मौला पे छोड़ो। देखते हैं चीज क्या होती है क्या नहीं होती। जो बरहक होगी वो रंग अपना लेकर आएगी। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। जो बरहक होगी वो रंग अपना लेकर आएगी। बिल्कुल सही था चरण। मां समझाती त इहा जेका सॼी फिलॉसफी आहे, इहा हर फर्द ते सूट थी करे, चाहे वो मर्द हुजे, औरत हुजे या कोई ख्वाजा सरा हुजे, सोसाइटीअ जो हिसो आहिनि। ही जेको गुलदस्तो आहे तव्हां ॾिसो था स्क्रीन ते, इहो इन करे खूबसूरत थो लॻे पियो जो हिन में मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि। अगरि सभई हिकिड़े गुल जहिड़ा हुजनि, सभिनी जी ख़ुशबू हिकिड़ी हुजे, सभिनी जो रंग हिकिड़ो हुजे, त उहो गुलदस्तो अट्रैक्ट न कंदो, उहो खूबसूरत न लॻंदो। दुनिया में जेका ख़ूबसूरती आहे इन करे ई आहे त इख़्तिलाफ़ आहे, डिफरेंस आहे, अलॻि अलॻि आहियूं असां सभई, असांजा रंग, असांजूं नस्लूं, असांजा जिन्स, पर फीलिंग्स, रूह, उहे किथे आहिनि, उहे किथे था पहुचनि, इहो ज़रूरी आहे बेसिकली। पर ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल आहे। ऐं वक़्तु थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो, ॾिसंदा रहो। वरी हाज़िर थियूं था ब्रेक खां पोइ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ ऐं ख़ूबसूरत कचहरी महरब सां। महरब, आप बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी, बहुत फिलोसफिकली, हर किस्म की आपने शायरी भी कर ली, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब आप यहाँ की सोसाइटी में भी रही, लेकिन आप बाहर भी गई, अब्रॉड गई पढ़ने, मेडिकल, और आपकी जो पूरी पढ़ाई का जो प्रोसेस था, वहाँ के सोसाइटी, वहाँ के लोगों की जहनियत को आपने कैसे फेस किया, किस तरह पाया वैसे? अच्छा, मुझे तो ये बिल्कुल समझ आई कि वहाँ की फिलॉसफी रहने की, जो वेस्टर्न है और जो हमारी ईस्टर्न है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये एक फ़र्क पता चला, और ये मैं कोई अच्छी बुरी बात नहीं कह रही कि हम अच्छे वो बुरे या वो अच्छे हम बुरे। फ़र्क था, जायका मुख्तलिफ था, एक फ्लेवर मुख्तलिफ था। ख़ुसूसी तौर पर ये कि उधर का जो माशरा है ना, वो बड़ा एक इनफरादी माशरा है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। उसमें आप एक फ़र्द होते हो और एक फ़र्द के तौर पे आपकी हैसियत होती है, और आपने एक इंडिविजुअल के तौर पे बहुत कुछ करना होता है। आपके दोस्त भी होते हैं, आपकी फैमिली भी होती है, आपकी कम्युनिटी भी होती है, मगर एक इंडिविजुअल बड़ा वो होता है। जबकि हमारे यहाँ कम्युनिटी होती है, हम एक कम्यूनल सोसाइटी है, कम्यूनल माशरा है, हम एक कम्यून की तरह रहते हैं। दूसरा, मुझे ये नज़र आया कि एक ज़्यादा जो मुझे फ़र्क नज़र आया कि हमारे यहाँ गहराई ज़्यादा है, हमारे यहाँ डेप्थ ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से उस डेप्थ की वजह यह है कि सिर्फ हमारी तारीख, यानी कि जिधर आप और मैं आज मौजूद हैं, दो अफराद के तौर पे, सिर्फ इस जगह की तारीख 6000 साल पुरानी है। 2000 साल हज़रत ईसा के बाद, 4000 साल उससे पहले। मैं ख्वाजा सरा हूं ना, ट्रांसजेंडर जिसको कहा जाता है आजकल की ज़बान में।
अमेरिका के अंदर ट्रांसजेंडर का लफ्ज मार्ज़े वजूद के अंदर आता है 1980 के अंदर। अच्छा। जबकि सिंध की मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की तारीख में 4000 BC के अंदर भी आपको ख्वाजा सराओं की हकीकत मिलती है। तो हमारे यहाँ गहराई ज्यादा है, हमारे यहाँ जाज़बियत ज्यादा है, फिर हमारे यहाँ शेर व शायरी है जो कि हम स्कूल के करिकुलम के अंदर ही पढ़े। हमारे यहाँ क्लासिकी म्यूजिक है अपने तर्ज की, हमारे यहाँ कवाली है, और कवाली में जो हकीकी कवाली हमारे यहाँ होती है उसमें एक समा तैयार किया जाता है ना, एक समा पैदा होता है और उस समा के अंदर कलाम पेश होता है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे बहुत मजा आया। पानी गर्म होता था, बाथटब था, शावर के अंदर फैसिलिटीज यानी कि वो तमाम वसाइल जो कि हमारे बरसगीर पाक व हिंद के अफराद से छीन लिए गए बरतानवी साम्राज्य के आने की वजह से, वो तमाम चीजें वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि उनको वो चीज फेस नहीं करनी पड़ी। वो खुद लुटेरे रह चुके हैं एक तरीके से और ये हल्की सी बुराई उनकी कह रही है, लेकिन मुझे अपना कल्चर याद भी बहुत आया और मुझे अपने कल्चर के लिए एक मोहब्बत पैदा हुई। तो जब मुझे वापस आने का मेरा टाइम हुआ ना तो बाकी सारे लोग बड़े खफा थे, बड़े अपसेट थे कि हाय हमें पाकिस्तान वापस जाना है, काश हम किसी तरीके से अमेरिका रुक जाते। मेरे पास जॉब ऑफर भी थी। अच्छा। मैंने 2020 में वापस भी जाना था जॉब स्टार्ट करने के लिए, मेरा जाने का मूड नहीं हुआ। तो मुझे भी तो क्या था, 2018 थी, जुलाई का आखिर था। मेरा जब प्लेन लैंड हुआ ना कराची के अंदर, और मैं कोई इतनी पेट्रियाटिक इंसान नहीं हूँ, रोने लग गई जहाज के अंदर। मैं जहाज के अंदर रोने लगी, मैं इतनी खुश हुई। और मुझे अम्मी और अबू पिक करने के लिए आए हुए थे, तो उनको मैंने बोला कि हम घर जब जा रहे हैं ना एयरपोर्ट से, तो आपने इस ढाबे पे रुकना है, मुझे यहाँ की दाल याद आती थी, मैंने दाल खानी है। आपने इस जगह रुकना है, मुझे इसकी चाय याद आती थी, मैंने यहाँ की चाय पीनी है। तो मुझे ना अपनी एक सकाफत के लिए एक मोहब्बत पैदा हुई बहुत ज्यादा वहाँ पे जाके, यानी अपना आप बहुत याद आया, अपने लोग बहुत याद आए। वाह, जबरदस्त, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और जब आप अपने वतन से, अपने लोगों से दूर होते हैं तब ज्यादा एहसास और कदर होता है, और जो लोग यहाँ पे होते हैं वो हर आए दिन ये सोच रहे होते हैं कि बस मौका मिले और हम यहाँ से निकल जाएं कहीं ना कहीं। ये बात है वाकई में। लेकिन मैं समझती हूँ ये जो एहसासियत है ये भी किसी किसी को नसीब होती है, हर कोई इतना हसास नहीं होता, इतना इमोशन, इतने सेंटिमेंट्स कैसे डील करती हो इन सब चीजों को? बहुत मुश्किल है, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। यानी कि मैं डॉक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम था, मैंने FSC बोर्ड में मेरी पोजीशन थी। उसके बाद MD कैट जो हमारा मेडिकल कॉलेज का टेस्ट होता है, मेरी उसमें पोजीशन थी। मैं मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट पे टॉप 5 में थी। मुझे अपनी मर्जी का मेडिकल कॉलेज मिला। मेरी हर साल मैंने फर्स्ट डिवीजन के अंदर क्लियर किया, हर सब्जेक्ट पास हुआ। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बाकायदा यहाँ बैठ के आपने काम किया है? बिल्कुल, और मैं उसी तरफ जा रही थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन तमाम चीजों की तरफ ये मेडल्स भी मिल गए, अचीवमेंट्स भी मिल गए। जब मैं अस्पताल के अंदर पहुंची, मैंने मरीजों का इलाज करना शुरू किया, तो उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन होता ये था कि मैं जब घर पहुंचती थी ना तो मेरा पेट खराब रहता था, मेरे बाल झाड़े होते थे, मुझे रातों को नाइटमेयर्स आया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आनी शुरू हुई कि मैं अपने मरीजों का दर्द अपने साथ लेके जाती हूँ। मेरा अभी तक नाम है एबटाबाद में, यहाँ से मैंने पढ़ा था, जहाँ पे मैंने डॉक्टरी की थी शुरू में। मरीजों को मैं याद हूँ, थोड़े से मरीज देखे उन सबको मैं याद हूँ कि ये होती थी डॉक्टर एक, और ये ख्वाजा सरा डॉक्टर थी, बड़ी में बेहतरीन थी, हमें बड़ी पसंद थी, हमारे इसने बहुत अच्छा इलाज किया था। क्यों? क्योंकि मरीजों के साथ फ्रैंक होती थी, मरीजों के लेवल पे जाके मैं मिलती थी। तो इलाज मुआलजे करने में तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर जाती थी तो मैं इतनी सेंसिटिव थी कि मैं उस दर्द को, उस कर्ब को अपने साथ लेके जा रही होती थी। अब मुझे मेरे सीनियर्स ने बड़ा समझाया कि मेहरत को गलत कर रही हो, इस तरीके से डॉक्टर नहीं बन सकती। तो डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें सख्त दिल होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहती थी कि मेरा ज़मीर नहीं मानता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इलाज में तो 70% काम ही मोहब्बत का है। मोहब्बत ही अगर हमने निकाल दी तो फिर तो हम मैकेनिक हुए, और इंसान तो गाड़ी नहीं है। तो ये जैसे कहते हैं ना, मेरा एक हसासियत का और एक शोबे का एक इख्तलाफ सा पैदा हो गया आपस में, कि या फिर मैं रहूं और मैं अपने तरीके से चलूं, किताब भी चलाऊं, साथ किताबी इलाज भी चलाऊं, या फिर मैं रहूं। तो मैंने फैसला किया कि नहीं, ये अस्पताल मुझसे नहीं हो सकता। और अब यकीन माने कि वो इतना दर्द, इतना कुछ वो कैफियत, मेरा पता नहीं क्या है मेरे अंदर कि मैं खुद ही जज्ब कर लेती हूँ किसी तरीके से। कि अस्पताल में आप कभी गई हो तो आपको याद होगा, वहाँ पे सफेद रंग की ट्यूबलाइटें होती है ना, और अस्पताल में जब अगर कभी कभी खामोशी हो जाए ना तो आपको आवाज आती है बिज़, ये ट्यूबलाइटों की आवाज होती है। मुझसे सफेद ट्यूबलाइटें, सफेद लाइट बर्दाश्त नहीं होती। मेरे घर में लाइट होती येलो है, क्योंकि वो सफेद लाइट आई तो मुझे वो अस्पताल का दर्द और कैफियत याद है। वो मेरे मरीज जो के खुदा को प्यारे हो गए, मुझे वो याद आते हैं, यानी कि मेरा वो हो जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट है, सेंसिटिव होना आसान नहीं है। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूं। उसको आपको अपनी गिर्द बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। सही। आपको एक वो सूरत हाल पैदा करनी पड़ती है जहाँ पे आप अपनी हसासियत के साथ इस तरीके से बैठ सकें कि उससे कुछ अच्छा पैदा हो। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत एक गहरी बात की है आपने। और
लेकिन फिर ये सारी चीजें और इन सब चीजों में फिर अब इतनी बेबाकी कहाँ से आ गई कि यूं फट बोल देती हो मीडिया में आके, कोई भी टॉपिक हो बस कोई रोक नहीं पाता, हर किस्म का टॉपिक हो, कुछ भी हो सच बोल देना। ये बहुत ब्रेवरी की बात है। ये हिम्मत फिर कैसे आ गई, ये चेंज किस तरह आ गया? ये हिम्मत शुरू से थी, ये हिम्मत मेरी कभी कम ही नहीं हुई, क्योंकि बचपन से आपको जब एहसास होता है ना कि आप एक अक़लियत हो, और ये लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब आपको एहसास हो इस बात का कि आप एक अक़लियत हो, कि एक आप हो और आपके खिलाफ सब खड़े हुए हैं, और सब क्यों खड़े हुए हैं आपके खिलाफ ये उनको भी नहीं पता। अगर उनको कभी आप बिठा के बोलो कि तुम मुझसे मसला क्या, तो जवाब उनके पास भी नहीं होगा। सही। तो आपको आप एक जंगजू हो जाते हो किसी तरीके से। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर औरत और हर ख्वाजा सरा जंगजू है। अगर आप इसको मजहबी एतबार से देखें, नवरात्रि के दिन अभी आने वाले हैं, तो नवरात्रि के दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो वही बात हुई कि बड़े सगीर पाको हिंद में, सिंधु देश के अंदर मौजूद हर जन रूह के अंदर कहीं ना कहीं काली और दुर्गा मौजूद है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जी क्योंकि हम मौलाई लोग हैं, मोमिन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बसने वाले, तो कहीं से वो हजरत ज़ैनब की जो मीरास चली आ रही है वो भी हमारे अंदर आती है। अगर आप इसको सेक्युलर तरीके से देखना चाहें तो भी आपको समझ आता है कि मुआशरा हमारे जिस्म के ऊपर और समाज और मुल्क हमारे जिस्म के ऊपर ऐसे हाकमियत करना चाहता है कि हम अपनी उस आज़ादी, हमारी जो अपनी एक मिट्टी की बनी हुई जो हम मूर्तें हैं, हम जो एक रूह है हमारी, हम उसके दिफा की खातिर जंगजू रहती हैं कहीं ना कहीं पे। तो मुझे ये लगता है कि जंगजू हर मर्द औरत ख्वाजा सरा के अंदर मौजूद है, और खुसूसी तौर पे औरत और ख्वाजा सरा के अंदर तो मौजूद है ही है। तारीखी तौर पे भी है। आप देख लें हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर जब बरतानवी साम्राज्य आया और वो हमारे ऊपर काबिज हुआ, उसकी फौज में कितनी औरतें थी? 0। और हमारे यहाँ कितनी औरत जंगजुएं थी? हर 10-15 किलोमीटर आप आगे जाएं तो आपके पास एक रानी तलवार लेके खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर ना सकाफती तौर पे और तारीखी तौर पे जंगजू मौजूद है, जो हमें दीवार के साथ लगाया जाता है ना जी, तो फिर वो डस करके वो बाहर निकल आता है। तो मेरी जो ये बेबाकी है ना, ये गुस्सा है, ये एक जो गुस्सा जो अंदर रोकब जो फ्रस्ट्रेशन है कि क्या कि लोग इतने फजूल सवाल करते हैं ना, कभी कभार इतनी फरसूदा बात कर जाते हैं कि वो इंसान फट पड़ता है फिर आगे से कि कहाँ से लाई हो अपने अंदर जहालत तुम। सही। तो वो मेरे ख्याल से बेबाकी कुछ तारीखी भी है और कुछ एक ये भी है, एक रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन। हमारे सोसाइटी का जो अपने एक्शंस होते हैं, आपका जो वो उन चीजों का कभी कभी रिएक्शन भी इस फॉर्म में निकल आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो मी टाइम गुजारती हो उसमें क्या करना पसंद करती है? म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मुझे गजलें सुनना पसंद है, मुझे कवालियां सुनना पसंद है, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी बहुत पसंद है। ऐसा कभी कोई गाना, कोई म्यूजिक सुने ये तो मेरी जिंदगी पर है, फील होता है कभी कोई गाना, कोई नहीं, ये जिंदगी पर नहीं महसूस मतलब होता। ऐसा कुछ यार ये तो मतलब मेरी जिंदगी का मजमुआ है, अगर ये गाना गाऊं तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी पर फिट होता है? नहीं, आज तक ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी। मेरे ख्याल से वो गीत मैं खुद ही हूँ। कौन सा गीत है वो गीत मैं खुद ही हूँ जो मेरी जिंदगी में पूरा आए। लेकिन मुझे कवाली पसंद है, कलाम पसंद है, मुझे हाउस म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा, म्यूजिक में ना मेरी टेस्ट बड़ी यूं है, सही, यानी कि अगर मुझे ब्लैक पसंद है तो मुझे व्हाइट भी पसंद है। जब ब्लैक और व्हाइट का फ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, जब ब्लैक और व्हाइट का फ्यूजन होता है आपस में, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ बैंड का, उसका नाम है तीनारे वैन। अफ्रीका के अंदर एक मुसलमान ट्राइब है, अच्छा, जो कि बेडुइन ट्राइब है, बदुओं का ट्राइब है। वो जिप्सी तो खैर बुरा लफ्ज है, यानी कि वो उनके माल मवेशी होते हैं और वो सहारा डेजर्ट में ना अफ्रीका में मौसम के हिसाब से चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था बहुत, यानी कि मेरे ख्याल से इस्लाम आने के 50-70 साल के अंदर ही। मगर उनकी एक मखसूस बात है बड़ी दिलचस्प, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। वहां पे जब शादी होती है तो लड़का लड़की की जगह पे शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जायदाद चलती है वो जायदाद नहीं है, जमीन तो है ही नहीं ना, पूरा सहरा उनका, वो फिरते रहते हैं उसके अंदर। माल मवेशी के ऊपर आपकी अमारत काउंट की जाती है, और माल मवेशी औरत का होता है। अच्छा। तो अगर मैं औरत हूँ और मेरी बेटी है तो मेरी बेटी जो है वो मेरी माल मवेशी की हकदार है। तो जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरा जो दामाद है वो हमारे साथ आके हमारे माल मवेशियों के साथ, हमारे रेवड़ के साथ चलेगा। बड़ा दिलचस्प कबीला है। औरतें अपने मुंह पे टैटू करती हैं और मर्द जो है वो अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि सहरा में मिट्टी होती है। और मौसीकी, शायरी, गुलूकारी वहां पे मर्दों का शेर है। अच्छा। तो वहां पे उन मर्दों को डिस्कवर किया एक वेस्टर्न आर्टिस्ट ने, और उसने उनका बैंड बनाया तीनारे वैन के नाम से, TINARIWEN।
आप इसकी मौसीकी आज जाके जरूर सुनिएगा, जबरदस्त, बहुत ही मजे का। और इस ट्राइब का नाम है तुआरेग, TUAREG, ये इनके ट्राइब का पूरा नाम है। तो ये एक मुस्लिम ट्राइब है जो कि मेट्रिलिनियल है, यानी कि उसमें ये नहीं कि बच्चों के नाम माँ के नाम पे, यानी बच्चे बाप के नाम पे ही है, लेकिन उसमें यानी कि एक औरत लीड करती है और एक मुस्लिम ट्राइब है और बड़े मजे तरीके से चल रहा है। तो उसका म्यूजिक मुझे बड़ा, तो मुझे इस तरह की ना अनहोनी अनोखी चीजें मुझे कलेक्ट करना, और जब आप दुनिया घूमते हैं तो पता चलता है कि इस हम अपना एक जो छोटे से सर्कल में पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। और कितना आपकी सोच खुलती है, कितने आपके पर्सपेक्टिव्स हैं जो खुल जाते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस आते हैं जब आप इस तरह के थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से निकलो। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, हम वही औरत मर्द के फर्क से ही नहीं निकले। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम इसी में फंसे पड़े हुए हैं। और वो कहते हैं ना दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम अभी तक कि ये मर्द है, ये औरत है और ये ख्वाजा है, बस इस चीज से निकल नहीं पा रहे। हालांकि हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हाँ, माना कि मर्द मर्द होते हैं, औरतें औरतें होती हैं, और चलो हम पाकिस्तान की तारीख में हम ये कहते हैं कि ख्वाजा सरा होते हैं, मगर मर्दानगी का इजहार और जनानगी का इजहार और ख्वाजा सरायत का इजहार आपको मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से नजर आता है। जैसे तुआरेग का मैंने जिक्र किया, यहाँ पे ये इस तरीके से है। इसी तरह आप इंडिया में अगर आप देखें और आप पाकिस्तान के भी नॉर्थ के अंदर देखें तो वहाँ पे भी औरतों का एक और तरह से हमारे पास रोल होता है। सही। अच्छा, अगर आप पैसिफिक में चले जाएं, पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ पे भी ये सीन होता है कि बच्चों की रखवाली मर्दों का काम है। वो घर पे होते हैं और उनकी अपनी कम्युनिटी होती है और वो बच्चों का ख्याल भी रखते हैं, अलग अलग अपना इलाका बड़ा साफ रखते हैं। और औरतें सुबह सवेरे उठ के कश्तियां लेके जाती हैं, मछलियां पकड़ती हैं, फिर दूसरे इलाके में जाके मछलियां बेच के पैसे कमा के शाम के टाइम पे घर वापस आती हैं। और जब शाम के टाइम पे औरतें सारी कबीला वापस आता है मछलियां बेच के पैसा कमा के, तो आगे मर्दों ने महफिल सजाई होती है, आग लगी होती है, गोश्त पक रहा होता है, बच्चे नहाए धोए तैयार बैठे हुए होते हैं और फिर सारे साथ बैठते हैं, मौसीकी होती है, रक्स होती है, शायरी होती है, क्योंकि वाह जी देखो आज हम लोगों की औरतें इतने पैसे कमा के लाई हैं। किसी को कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि जी मर्द औरतों वाला काम क्यों कर रही हैं, औरतें मर्दों वाला काम। भाई नेचुरल कल्चर उनका चल ही हो रहा है, हमेशा से उनका इसी तरीके से हिसाब चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर औरतें किस तरह से हैं, सिंध में किस तरीके। अच्छा, मुझे सिंध बहुत पसंद है, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं ये बात बारहा मल्टीपल पॉडकास्ट से पेपर्स पे कह चुकी हूँ कि मुझे जितना मजा सिंध में आता है मैं आपको बता नहीं सकती। यानी कि जितनी एक पुरानी तारीख है और लोगों के दिल में एक मिठास है और एक फकीरी की इज्जत है, तो मुझे यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप देखें तो सूबे सूबे के कल्चर में कितना फर्क है। तो लोगों को डाइवर्सिटी को अब एक्सेप्ट करने की जरूरत है। पूरा सिंध घूमी आप जाके? काफी ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा और ज्यादा दिल के करीब कौन सी जगह आपको लगी है सिंध में? अच्छा, एक तो मुझे हैदराबाद बहुत पसंद है। शहरों में मुझे हैदराबाद और सक्कर पसंद है। सक्कर खुसूसी तौर पर मुझे बहुत पसंद आया। सही। इतना तारीखी शहर है सक्कर, और फिर यानी कि उसकी एक रूहानी तारीख भी है ना, यानी कि एक रूहानी तारीख भी, उधर साधु बेला भी है और दरिया में से होके आप जाते हो, और अगर आप दरिया के बीच में अपनी कश्ती को खामोशी से रोक दो तो आपको बुल्हन और उनके बच्चे भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। यानी कभी सोचा ही मैं तो पहाड़ों में ना, मैं तो पहाड़ों से निकली हुई हूँ। जबरदस्त, बहुत आपने एक करीबी से देखा है हमारे सिंध को। और जो यहाँ की जो बातें हैं, मैं समझूंगी कि बिल्कुल नाज़रीन तव्हां के भी इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो हूंदो त जेके भी हिते रहनि था, सिंध में हिकिड़ी अट्रैक्शन आहे पंहिंजी, छो त जेके असांजा सिंधी माण्हू आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत ऐं सादा माण्हू ऐं मोहबत कंदड़ माण्हू आहिनि, ऐं सिंध जी तारीख़ बि इहा ई आहे। त पोइ इहे जेके समाजी ऐं ज़हनी जेके ॿिया प्रेशर्स था अचनि, टेबूज़ आहिनि असांजी सोसाइटी जा, कोशिशि कयो त इन्हनि मां निकिरिजे ऐं माण्हू पंहिंजी हक़ीक़त खे, इनर पीस खे अगरि एक्सेप्ट करे थो ऐं हक़ीक़त खे एक्सेप्ट करे थो त उहो वधीक बहितर थी थो वञे, उनमें अञा उनखे ज़िंदगी अञा ख़ूबसूरत लॻे थी। अच्छा, अगर एक लफ्ज़ में आप कहें कि आप अपने आप को बयान करें, वो कौन सा लफ्ज़ होगा जो महरब का अल्टरनेट होगा? आशिक। अच्छा, जबरदस्त, खूबसूरत। मैं समझती हूँ कि हर अच्छी चीज इश्क है। इश्क है, हर अच्छी चीज इश्क है। मेरे ख्याल से इश्क वो कुदरत है, इश्क वो मेटाफिजिक्स का असूल है, या इश्क वो फिजिक्स का असूल है, इश्क रियाजी है, इश्क ज़बान है, इश्क सब कुछ है। दुनिया चलती है, कायनात अगर चलती है तो वो इश्क पे चलती है। देखिए, अगर आपके पास सब कुछ हो ना, पैसा भी हो, घर भी हो, जायदाद भी हो, बीवी भी हो, बच्चे भी हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपका मूड ही नहीं है कुछ करने का,
क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें दिल ही नहीं लग रहा। दिल नहीं लग रहा। ठीक है, तो दिल लगना क्या है? दिल लगना इश्क है। बात दरअसल सारी यही है। सही। सो मेरे ख्याल से कि इश्क जो है वो कायनात की हकीकत है, और जो लोग इश्क को समझ जाते हैं वो हक को समझ जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं समझ गई हूँ, तो मैं दूसरा लफ्ज जो मेरे दिमाग में आता है आशिक के साथ, मैं सोच रही थी कि आशिक बोलूं या ये बोलूं, वो है मुसाफिर। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सफर जो है वो भी इश्क की खातिर ही होता है, वो इश्क की राह में होता है। वो खुद के साथ हो, अपनी रूह के साथ हो, और उसके जरिए खुदा के साथ हो। एक चाह होती है ना, एक चाह पैशन होता है। जब वो नहीं है तो आप मंजिल के लिए आप उसकी तलाश में ही नहीं निकलोगे। और पैशन क्या है? सफर शुरू ही नहीं करोगे जब तक आपको पैशन ना हो, कुछ जस्तजू ना हो, इश्क ना हो। सही कह रही हो। मेरी पैशन इश्क है। इश्क है। और मुझे कभी कभार लगता है कि डिप्रेशन, क्योंकि मैं डिप्रेशन में से गुजरी भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। वरना पाकिस्तान में तो समझ ही नहीं होती ना लोगों की। लोग कहते हैं कि ड्रामे नमाज पढ़ो, उनको तो समझ ही नहीं आती किस तरीके से है। तो मुझे बड़ा, मैं लकी हूँ कि मैं एक बड़ी अच्छी मेरी फैमिली में डिप्रेशन से गुजरी हूँ। तो मुझे भी लगता है कि डिप्रेशन भी होती है कि इश्क का जो दिया है ना वो जरा ठंडा पड़ जाता है, बुझता वो नहीं है, बुझना तो ठंडा पड़ जाता है, तो वो डिप्रेशन, रोशनी उसकी बड़ी कम हो जाती है, उससे गर्माइश निकलना बंद हो जाती है, तो वो दोबारा जागे तो आप भी जाग उठते हैं। वाह क्या बात है। बस जिंदगी को मैं सोच रही हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी के साथ तुम देख रही हो कि अगर इंसान चाहे तो उस डिप्रेशन में भी तुमने एक अपनी पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढा हुआ है। ये सब चीजें जो है ये कहाँ से आती हैं? इंस्पिरेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? पोइट्री, सूफीज़म, सबसे बढ़ के तो मैं सूफीज़म बोलूँगी। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में किसी का सूफी होना। मैं लवाजमत के तौर पे नहीं कह रही है वाली बात, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तसव्वुफ के ज़रिए मैंने बहुत चीज़ों को समझा। और जो हमारे सूफिया और जो हमारे औलिया गुजरे हैं, जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी शायरी, उनके कलाम के ज़रिए मैंने बहुत समझा है बहुत सी चीज़ों को। उसमें कायनात के बहुत से राज कैद हैं। हमें दुनिया की बड़ी हकीकतें, जरूरी नहीं है कि दुनिया की हकीकत समझने के लिए हमें किसी लेबोरेटरी में जाके बड़ा महंगा सा कोई एक्सपेरिमेंट करना। बाबा बुल्ले शाह का आप कलाम पढ़ लें, क्या कहते हैं, पढ़ इल्म हज़ार किताबां, कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, ते जा वड़ना मंदिर मसीत, कदे नफ्स अपने च वड़िया ही नहीं। तो बहुत कुछ आपको अपने अंदर तलाश करना पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि तसव्वुफ के जरिए बहुत सी कायनात की हकीकतें जो है वो मेरे ऊपर खुली हैं, बहुत से आईने साफ हुए हैं, और अल्लाह करे आइंदा आगे भी खुलते रहे। आइंदा आगे हो इंशाल्लाह होंगे बिल्कुल बेहतरीन। आई सूफीज़म जी गाल पे हले पई, इश्क जी गाल पे हले ॾाढो दिलचस्प मोड़ अची वियो आहे असांजे कचहरीअ जो, पर वक़्तु थियो नंढड़ी ब्रेक जो। सो किथे न वञिजो, अचूं था वरी नंढड़ी साई ख़बर। वेलकम बैक नाज़रीन, हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ। ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी हले पई महरब सां गॾु, ऐं ख़ूबसूरत मौसीक़ी भी आहे असांजे प्रोग्राम में। गॾोगॾु हलंदी शाइरी ते ॻाल्हि पई हले, इश्क ते ॻाल्हि पई हले, ऐं सफ़र ते ॻाल्हि पई हले। मुसाफिर किस किस्म की हो भला, ये बताओ मुझे। म्यूजिक सुनती हो सफ़र के दौरान, और क्या करती हो? कुछ लिखती हो, कोई नॉवल लेके जाती हो, पढ़ती पढ़ते भी सफ़र करती हो क्या? तो मुझे सफ़र में सोना बहुत पसंद है। खुदा जाने क्यों, मेरी बस हो, जहाज हो, ट्रेन हो, मेरी आंख लग जाती है तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। लेकिन इसके अलावा शीशे से बाहर देखना और बस देखते चले जाना, ये मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा किसी को बताई ये वाली बात ना कि मैं जब सफ़र कर रही होती हूँ ना वैगन में या बस में, आप बचपन जब आप तो खैर बड़े हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं, तो अब तो वैगनों में नहीं करते सफ़र, लेकिन उस वक्त जब किया करते थे तो उस वक्त मैंने एक दोस्त को बताया कि यार मैं ना पूरी की पूरी फिल्में बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जब उतरती हूँ, जब मेरा मकाम आता है, जगह पे उतरती हूँ, तो मुझे एहसास है कि मैंने तो पूरी फिल्म बना ली थी। तो उसने मुझे एक बड़े मजे की बात बताई, कहते मैंने कहीं पे पढ़ा था कि देयर आर 3 B's जिसके दौरान आप बहुत सोचते हो, बेड, बाथ एंड बस। कि आप बिस्तर में पड़े रहे तो आप दिमाग में कहाँ से कहाँ बादशाह भी बन जाएंगे, सही गदागर भी बन जाएंगे, क्रिएशन, इमेजिनेशन वहाँ पे ज्यादा जाग जाती है। बात का तो चले ये कि पाकिस्तान जरा सा थोड़ा सा गरीब मुल्क है। कराची में हम रहते हैं, कराची में तो पानी का मसला बहुत ज्यादा रहता है, शायद आपके यहाँ नहीं होता। डिफेंस क्लिफ्टन में तो बहुत ही मसला लगा रहता है पानी का, आजकल पानी का टैंकर भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान में कराची में नहीं रहते और आपको पानी का मसला नहीं है तो फिर शायद बात करते हुए भी आप सोच लेते होंगे। जब तक गर्म पानी ठंडा नहीं होता तब तक इंसान कुछ सोच लेता होगा। लेकिन तीसरा बस है कि सफर के दौरान आप काफी कुछ सोचते हो।
अच्छा, अब लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि शायद मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, अब मुझे सफर में मजा तंग भी हो जाती हूँ थोड़ा सा, तो सफर में इतना एंजॉय नहीं करती, लेकिन जहाँ जिस जगह पहुंचे हैं वहां जाके दरिया किनारे बैठ के या एक नई सीनरी एक एंजॉय करके इंसान को बड़ा मजा आता है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आपका बलोचिस्तान चक्कर लगाओ ना, तो बलोचिस्तान कितना खूबसूरत है और एक बिल्कुल मुख्तलिफ खूबसूरत है। अगर आप लोगों का कारूंझर थर जाना, मेरा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मेरे दोस्त होकर आए हैं। कारूंझर है हमारा, मैं सब में तस्वीरें देखी और मैंने होगी कि ये क्या है, ये कितनी खूबसूरत जगह है। You must go there. और मैंने सुना कि आप वहाँ पे जा रहे होते, सड़क पे गाड़ी चला रहे थे और अचानक आपको रुकना पड़ता है बिकॉज 50 मोर आपके आगे से गुजर रहे हैं। मोर यानी कहाँ मिलती है आपको ये वाली चीज? वहाँ की मौसीकी, हमारी थर की जो अपनी मौसीकी है, वहाँ के जो लोग हैं, गुलकार है, बहुत खूबसूरती है उधर, अपनाहियत है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी तरह पंजाब का एक अलग हुस्न है। बिल्कुल, पंजाब की एक अलग खूबसूरती है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून इलाकों का अलग, हमारे मैं हजारा की हूँ, हमारे पहाड़ी इलाके, हमारी एक अलग खूबसूरती है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है। और तो मैं ट्रैवल के दौरान, मुझे म्यूजिक में ट्रैवल के दौरान मुझे खामोशी पसंद होती है, और कि बस खामोशी से मैं बस शीशे से बाहर देखती रहूं। अच्छा, अगर चॉइसेस दी जाए आपको तो क्या बनना पसंद करोगी कि कोई ओहदा आपको दिया जाए और बोला जाए कि मतलब आपके यू चूज योरसेल्फ, तो आप कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाओ किसी मुल्क की, या कोई फकीर बन के किसी मजार पे बैठ जाओ, या तो क्या बनना पसंद करोगी? हाय, मैं पसंद करूंगी कि मैं 4 से 5 साल के लिए, अगर पाकिस्तान में हुकूमत पूरी हो गई तो हर जगह कम ही होती है तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं हुकूमत का हिस्सा जरूर हूँ, और मैं 2 ओहदों में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ये दोनों मैं चाहूंगी कि जो भी वजीर आजम साहब हैं, वो जो साहिबा हैं, वो फैसला कर लें कि वो मुझे क्या देना चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, या मुझे वजारत चाहिए होगी आर्ट एंड कल्चर की, क्योंकि मुझे आर्ट्स एंड कल्चर से बहुत दिली लगाव है और मेरे एक कल्चरल एसोसिएशन है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं उसको प्रमोट कर सकती हूँ। या मुझे मिनिस्ट्री चाहिए लेबर की, क्योंकि एट माई कोर आई एम अ लेफ्टिस्ट। सही, मुझे लाइक आवाम के लिए काम करना, मुझे मैं खुद जैसे कहते हैं ना मेहनत कश, जो हम सब है, जो हम मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मुझे मेहनत कश के लिए काम करना पसंद है, तो मैं लेबर की मिनिस्ट्री में जाना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ सईद गनी साहब, और मिल गई लेबर की मिनिस्ट्री, फिर क्या पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बनाऊंगी, जिनको हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देती हूँ। वो स्टैंडर्ड्स इस किस्म की होती हैं कि वो ये देखती हैं कि एक इंसान की मजदूरी जब है, जिस किस्म की मजदूरी है, उसमें उसने कितना वजन उठाना है, लिबास किस तरह का पहनना है, और वहाँ गर्मी और हीट कितनी होती है। इस चीज के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि उसने दिन में कितने घंटे काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान का काम है कि उसने 41 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करना है, क्योंकि वो कोयले की कान में काम करता है, या वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर है, या वो तंदूर के अंदर काम कर रहा है, तो हमें लिबास उसने ये पहना हुआ है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके जो दिन के ऑक्यूपेशन के आवर्स हैं वो सिर्फ 4 होंगे या 3 होंगे, वो कम हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल, जिसे कहते हैं फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के स्टैंडर्ड्स लगाना चाहूंगी, और स्ट्रिक्ट उसकी मॉनिटरिंग होगी, और लोगों को उसी चीज के मुताबिक उजरत दी जाएगी। कोई वाली बात बहुत बुरी है कि जो सबसे मुश्किल और सबसे दुश्वार मजदूरी है, उसमें सबसे कम उजरत मिल रही है। बिल्कुल, और टाइम सबसे ज्यादा है, 12 घंटे की मजदूरी। ये कहाँ से? ये तो इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है। सही। तो मैं एक लेबर स्टैंडर्ड्स लगाना चाहूंगी ताकि हमारे मुल्क के अंदर इस चीज के अंदर बेहतरी आ सके। ये बहुत जबरदस्त और अहम एक टॉपिक है, पॉइंट है जो आपने इंडिकेट किया है, और इस चीज की वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें, जो भट्टा मजदूर हैं, जो भट्टों के ऊपर काम करते हैं, वो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आते हैं। जो ख्वातीन है जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री के साथ है, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। तो हर ऑक्यूपेशन की, हर जिन्स की, हर फर्द की अपनी कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो ओवरऑल कुछ स्टैंडर्ड्स के अलावा हम वो वाले स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी लगाएं, और हम ये जिम्मेदारी बनाएं एम्प्लॉयर्स की, जो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कि वो उस किस्म की हेल्दी कंडीशंस को फराहम करें उन लोगों के लिए। और एक नेशनल इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड प्रोग्राम, कि जिस इंसान की भी मजदूरी है, जिस इंसान की भी उजरत है, उसका एक सर्टन पोर्शन हम प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, और हुकूमत जितना पैसा निकाल के डाला जा रहा है, लेट से आपकी तनख्वाह जो आपको मिलती है महीने की, उसका 5% आपको नहीं मिलेगा, वो 5% आपका हम बैंक में डाल देंगे, और उतना ही हुकूमत मैच करके उसके ऊपर आपके साथ लगाएगी। कल को आपको जब भी जरूरत पड़ जाए, आपने बच्चे की शादी करनी है, या आपको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, आपने गाड़ी खरीदनी है, तो आप वो पैसे अपने उस फंड में से निकाल सके।
ये मैं इस तरह के मैं कुछ काम, मैं लेबर के लिए काम करना चाहूँगा। बट यू हैव आइडियाज। मैं समझती हूँ काफी लोग ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना तो है लेकिन क्या करना है। बेसिकली यहाँ पर आके वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको सही पता नहीं चलता, फोकस नहीं है। इसलिए तो मैं अमेरिका से मास्टर्स करके आई थी पॉलिसी में। मैंने कहा जो नहीं आता वो सीखा, वही सीख लो। चलो बहुत जबरदस्त। और जो आपने सीखा है, मतलब मैं समझती हूँ यू शुड, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपको मौका मिले, क्योंकि हमारी हुकूमत में मैं समझती हूँ इस चीज़ की कमी है कि जो पढ़े लिखे बेसिकली कि उनको करना क्या है उस फील्ड से रिलेटेड डिग्री याफ्ता लोग बहुत कम है। और यही लैकिंग है जिसकी वजह से कोई भी आपका गवर्नमेंट हो, कोई भी इदारा हो, वो प्रॉपर अगर उस चीज़ की कारकर्दगी नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो पीछे से यही लैकिंग है कि वहाँ के जो बैठे हुए डिसीजन मेकर्स शायद वो उस फील्ड के नहीं है, तो उनको वो उस चीज़ का सही तरीके से एहसास नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो है मैं समझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। अच्छा, आपकी अपनी एक जो कम्युनिटी का आपने जिक्र किया कि हमारी एक पूरी सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है, आपकी कम्युनिटी में बेसिकली इतने सारे टेबूज हैं, लोगों को आइडिया नहीं है कि भाई एक उनके वो होते हैं, गुरु होते हैं, फिर वो डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके खिलाफ नहीं जाते। तो कैसा होता है? आप तो इंडिविजुअल रहती हैं, तो फिर आप किस तरह कनेक्टेड है और आप आजकल क्या उसमें एक्टिविटीज कर रही हैं? देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे माँ बाप का रिश्ता एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है हमारे पास, लेकिन क्या माँ बाप के हाथ से ज्यादती नहीं होती? बच्चों पे हो जाती है, और बहुत बुरी तरह की ज्यादती हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे खता और गलती हो जाती है, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है, और पाकिस्तान की अवाम को, ख़ास तौर पे सिंध की अवाम को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ख्वाजा सराओं की जो अब की सूरत हाल है, जो हमारे साथ टैबूज एसोसिएट हो गई हैं, भीख हो गई, जिस्म फरोशी हो गई, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ नहीं थी। ये हमारे यहाँ बरतानवी साम्राज्य की वजह से आई हैं। 1847 से पहले हम इज्जत के साथ क्या नहीं रह रहे थे? आप पुरानी तारीख हमारी उठा के देखें, बादशाहों की सल्तनतों के अंदर मौजूद थे, तालपुरों की रियासत के अंदर हम मौजूद थे, लोधी मुगल सल्तनत के अंदर हम मौजूद थे, श्राइन्स हमारे पास हुआ करती थी, हम उनको संभाला करते थे। तो बरतानवी साम्राज्य ने आके ना 2 कवानीन लगाए। पहले उन्होंने कानून लगाया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1 ख्वाजा सराओं के खिलाफ और कुछ और कबीलों के खिलाफ। फिर उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 लगाया, जो कि उससे भी ज्यादा सख्त था। उसमें ख्वाजा सराओं की सुबह शाम कोतवाल के आगे हाजिरी लगाया जाती थी। तो ख्वाजा सराओं के ऊपर इतने मजालिम ढाए गए, इतने मजालिम ढाए गए। हिस्ट्री बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। बरतानवी साम्राज्य 90 साल तक बरतानवी साम्राज्य यहाँ पे रहा। मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल उतनी बुरी नहीं है, सही, उतनी बुरी नहीं है। लेकिन देखिए, मीर सादिक, मीर जाफर तो हर जगह मौजूद होते हैं ना। पाकिस्तान में हमने कानून भी पास किया कि ख्वाजा सराओं को तीसरी जिन्स का ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड दिया जाए। लेकिन ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अमेरिका से और बरतानिया से दोबारा वही वाली बातें सीख के आ गए और उन्होंने आकर उसको इस्लामी रंग दे दिया। और अभी हमारे पास जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज साहिबान ने वही कॉपी छापा मार के उन्होंने बोला है कि जी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तीसरी जिन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या आप मर्द हो गए या आप औरत हो गए। क्या बात है भाई तुम्हारी, ये क्या बात, ये कहाँ से आप मंतक निकाल के लाए हैं? तो पाकिस्तान में सूरत हाल ये कि जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो अच्छी है, मैं ये समझती हूँ। सही। मसला अशरफिया में है, ठीक। ये जो पढ़ा लिखा एलीट तबका है ना, मसला इसके अंदर है। वरना ख्वाजा सराओं की इज्जत तो है। आप अंदरून सिंध के अंदर देखें, आज भी मड़ियाँ मौजूद हैं हमारे यहाँ, वहाँ बुजुर्ग हमारी जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मैं समझती हूँ कि हम जब जाते हैं, जैसे आपने अलग अलग जगहों पे ट्रेवल किया, सिंध की बात की, आप अगर सिंध चले जाए तो उधर इतना कोई मसला नहीं है आपके साथ कि आप मर्द है या औरत है या ट्रांसजेंडर है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं, चाहे आप किसी भी उसमें चले जाए। और जितना गांव जाए, जितना देहात और रूरल एरियाज में जाए, उधर तो और ज्यादा मोहब्बत, उधर ज्यादा एक्सेप्टेंस है, बहुत ज्यादा। कराची के अंदर भी अगर हम देख लें तो गोठों के अंदर ख्वाजा सरा रहते आए हैं, अभी तक रहते आए हैं। बड़े बड़े गोठ है, ख्वाजा सराओं के नामों के ऊपर गोठ का नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 60 साल पहले 70 साल पहले कोई बड़ी ख्वाजा सरा हुआ करती थी जिसने उनके हकूक के लिए आवाज उठाई, उनकी जमीन बचा ली। तो वो सरकार उस जमीन पे कब्जा नहीं कर सकी। और इस सारे टैबूज में और इन सारे माइंडसेट में सोशल मीडिया का कितना किरदार है आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से किरदार है। उसकी वजह ये कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जब आया ना, सब कुछ ही सामने आ गया। मेरा अपना कोई सोशल मीडिया पर इतना पॉजिटिव रोल नहीं रहा। यानी एक तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं जो कॉमेडी करती थी वो एक एडल्ट नेचर की कॉमेडी होती थी, जो कि 18 साल से कम उम्र के तो लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी कॉमेडी की वीडियोस बना के डाल दी और बोला कि देखो जी अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें अगर हमारे बच्चों ने देख ली तो क्या होगा। और मेरा उनको जवाब यह था कि भी मैं इस बात को समझती हूँ, तभी मैंने अपनी तमाम कॉमेडी जो कि बच्चों के लिए नहीं थी वो हमेशा थिएटर के अंदर की है,
टिकट लगा के किया, और कभी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने खुद से पोस्ट नहीं की। मेरे अकाउंट पे आपको मेरी किसी भी गंदी कॉमेडी की वीडियो नहीं मिलेगी। तो सोशल मीडिया पे ये हो जाते हैं ना कि बहुत से लोग अपने आप को ठीक साबित करने के लिए वो चीज जो किसी की देखने की नहीं थी वो उनको दिखा के कहते हैं कि देखो ये कितना बुरा इंसान है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपको अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है तो आपको किसी को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? ये देखिए, यही तो मसला है ना, जब आपके अंदर खुद अच्छाई की कमी हो तो फिर आप क्या करते हो कि आप और लोगों की अच्छाई कम करते हो। आप कहते हो जी मैं तो -1 हूं ही, लेकिन ये वाला इंसान -2 है। सही। आप ये नहीं बोलोगे कि जी अगर मैं -1 हूं तो मैं खुद को +2 कैसे करूं, क्या मैं खुद को +3 कैसे करूं। आप बोलोगे नहीं, मैंने बाकी लोगों की टांगे काट दी हैं। सही। अंग्रेजी के अंदर एक बड़ी मजे की मिसाल दी जाती है कि पोल है ना, अगर आप उस पोल के ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो आप नीचे तेल लगाते जाओगे ताकि नीचे से और लोग ना चढ़ सके, उनके लिए वो पोल हमारे पास स्लिपरी हो जाए। सो इस किस्म की कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया जब आया तो फिर हर चीज ही सामने आ गई, और उसमें क्योंकि हमारे पास डॉक्टर ख्वाजा सरा कम थी और पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा कम थी, तो एक पॉजिटिव इमेज हमारा भी बिल्ड हो ही रहा था कि लोगों ने आकर उसको डिलिबरेटली नेगेटिव कर दिया। लेकिन मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है, क्या वो आइंदा आने वाले जनरेशन के लिए कोई एजुकेशन के हवाले से या कुछ इस तरह कोई काम कर रही है कि जैसे और भी पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा हमारी सोसाइटी में हो? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि हमारी कम्युनिटी तो बेचारी जितना कर सकती थी वो अपनी उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रही है। सही। क्योंकि आप हालत देखें ना, बरतानवी साम्राज्य आप 2 मुख्तलिफ तरह के कवानीन लगा के जाए। 2018 तक हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तकरीबन 75 साल हो गए, तब तक आपको पता ही नहीं कि आपको क्या कहे। आप यानी ख्वाजा सरा हो लेकिन आपके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, आपको मर्द के शनाख्ती कार्ड के ऊपर चला रहा है। अब ख्वाजा सरा के पास जब मर्द का शनाख्ती कार्ड होता है, इसका मतलब है कि वो मर्द के कॉलेज जाता है। मर्द के कॉलेज में क्या होता है ख्वाजा सरा के साथ, हम सबको पता है। इसका मतलब है कि उसको मर्द का हुलिया बना के मर्दों की स्पेसेस में बैठना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, हम सबको पता है। तो अब एक अच्छे कुछ इकदाम जो हमारी हुकूमत ने लिए, उसके अंदर एक कदम ये था कि इन्होंने पंजाब के अंदर ख्वाजा सराओं के स्कूल बनाए, जिसमें सिर्फ ख्वाजा सरा, वो ख्वाजा सरा जो कि बुजुर्ग हैं, जो कि अब तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिनकी तालीम रुक गई, उन सबको कम से कम FSC तक या मैट्रिक तक तालीम दे दी जाती थी ताकि वो आगे बढ़ सके। और आप देखें ना, 2018 से पहले आपने ख्वाजा सराओं का सुना भी नहीं था, पढ़ी लिखी ख्वाजा सराओं का। हमने 5 साल के अंदर आपको 2 डॉक्टर्स दिए हैं, 1 लॉयर दी है, 3 PhD दी हैं, शोरा दी हैं, मुसन्नफ दी हैं, हमने कितनी ज्यादा दे दी हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप देखें 75 साल से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख से मर्दों औरतों की कितनी अचीवमेंट्स हैं, और 5 साल की हमारी तारीख है, उसमें आप हमारी अचीवमेंट्स देख लें। तो अगर आप मौका देंगे तो ख्वाजा सरा आपको माशरे का बहुत अच्छा, अभी जितनी अच्छी है उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, अच्छा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। बहुत जबरदस्त, इन खूबसूरत गाल हले पे, ये ॾाढी इंपॉर्टेंट गाल है। छो त मौक़ो ॾियणु ज़रूरी आहे। जॾहिं तव्हां कंहिं शइ खे मौक़ो न ॾींदव, औरतुनि खे, न्याणियुनि खे वधणु न ॾींदव, त उहे कीअं वधी पंहिंजे पाण खे सुठो ऐं माशरे खे सुठो ठाहींदो। त ईअं ई ख्वाजा सरा बि आहिनि, उन्हनि खे वधणु न ॾींदव, उहे बि सोसाइटीअ जो हिसो आहिनि। ऐं तव्हां इहो ॾिसो त नुक़सानु छा था पहुचाइनि, मतिलबु उहे को न को फिज़िकली कंहिं वायलेंस में असांजे पुठियां आहिनि, न कंहिं क़िस्म जो को नुक़सानु आहिनि। अगरि असां अॻु में ई उन्हनि दिलि में नफ़रत पाले वेठा आहियूं त पोइ इन में ॿिए कंहिंजो त को ॾोह ई कोन्हे। तव्हां नेक्स्ट पर्सन जे वजूद सां नफ़रत कीअं था करे सघो? मां सम्झंदी आहियां इहो ॾाढो ज़रूरी आहे, कंहिंजे बि वजूद सां नफ़रत न करणु घुरिजे, मोहबत करणु घुरिजे, एक्सेप्टेंस रखणु घुरिजे। ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं हलनि पियूं, पर वक़्तु थियो आहे मौसीक़ीअ जो, सो हलूं था हिकिड़ो सुठो मौसीक़ी वारो कलाम आहे, ॿुधी अचूं था, इंजॉय कयूं था। तव्हां बि इंजॉय कयो, मां बि इंजॉय कयां थी। कबियूं ॻाल्हियूं सफ़ा पोइ, अॼु कबियूं ॻाल्हियूं सफ़ा पोइ, तूं खटिया मां खटिया। अॼु कबियूं ॻाल्हियूं सफ़ा पोइ, तूं खटिया मां खटिया। कन ॾेई ॿुध बेवफ़ा, कन ॾेई ॿुध बेवफ़ा पोइ, तूं खटिया मां खटिया। अॼु कबियूं ॻाल्हियूं संग दिल तो सां लगाई, जान जी बाज़ी अथम।
संग दिल तो सा लगाई जान जी बाजी अथम हूं त कई आ इंतहा पोए तू खटिया मां खटिया अज कबियूं गालियूं सफ़ा पोए तू खटिया मां खटिया अज कबियूं गालियूं हाणे हिकड़े फैसले ते पहुंचंदा सुनेठ बई हाणे हिकड़े फैसले ते पहुंचंदा सुनेठ बई हूंदी जा रब जी रज़ा पोए तूं खटिया मां खटिया अज कबियूं गालियूं सफ़ा पोए तू खटिया मां खटिया अज कबियूं गालियूं जी ॾाढी खूबसूरत मौसीकी इंजॉय कयोसीं ॾाढो ज़बरदस्त। आपको कैसा लगा हमारा जो सिंधी मौसीकी और अपना जो कलाम है अपना कंपोजिशन है कैसी लगती है मौसीकी में? तो वैसे दिलचस्पी होगी आपको? मुझे तो मैं जब भी किसी जगह मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ काम के सिलसिले में सही। तो मैं जब भी किसी इलाके जाती हूँ मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पे उनका लोकल ज़बान का चैनल लगाऊं ताकि मैं देखूं कि क्या है सही यहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है। और मेरा लाड़काना अक्सर जाना हुआ करता था क्योंकि मैं HIV की रोकथाम पे रट्टो देरों में और लाड़काना में काफ़ी काम कर रही थी। जो आपने सुना होगा कि बहुत एक बुरे हालात हो गए थे रट्टो देरों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव आ गए थे हमारे पास। तो मैं वहाँ पे रुकी संबारा में जो PTDC वालों का है सिंध टूरिज्म के साथ लाड़काना के अंदर। बड़े मजे का होटल मुझे लगा और वहाँ पे टीवी में एकदम मैं शान बटी मैंने कहा जरा देखती हूँ। मुझे चैनल मिला कशिश के नाम से जिसमें सिंधी म्यूजिक चलते हैं और बड़े मॉडर्न किस्म का म्यूजिक। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मैंने कहा मैं ये समझती थी कि शायद सिंधी मौसीकी तो सिर्फ शायरी होती है या मेलों में या सूफी इस तरह की महफिलों में सिर्फ गाई जाती है कि वो यहाँ पे तो इस किस्म का भी चल रहा है। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। KTN का एक वाहिद मैं आपको बताऊं कि हमारा जो KTN चैनल है वाहिद सिंधी सैटेलाइट चैनल जिसमें सिंधियों को जो है एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक प्लेटफॉर्म मिला, अपना जो एक नया रंग जो है ना वो दिखाया दुनिया में और इंटरनेशनली व्यूअरशिप होती है। और हमारा जो है पूरी कोशिश होती है कि इस चैनल के थ्रू जो हमारे नाजरीन को मिले वो कंटेंट अच्छा हो और जो अपने आप को अपने सिंधियों को थोड़ा सा एक लिबरल जो अपना तबका है वो भी एक दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है समझा जाता है कि अगर कोई सिंधी है तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड होगा या ये चीजें उसकी समझ में नहीं आएंगी। कुछ एक हदें हैं जो बनाई गई हैं तो उन चीजों को थोड़ा सा हमने स्टेरियोटाइप्स है उनको तोड़ना। और बहुत एक हमारी जो टीम है बहुत मेहनती टीम है जो काम करती है यहाँ पे KTN चैनल पे। कशिश पे भी आपने देख लिया थोड़ा, तो एक थोड़ा सा एक मॉडर्न टच है और बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके पीछे भी मैं देखती हूँ कि आर्ट कितना ज्यादा है। बिल्कुल आप देखें कि कितने आर्टिस्ट हैं, किस किस्म के जो लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं और ये बहुत वैरायटी है। हमारे सिंध में आप जाएं हुनर बहुत ज्यादा तो एक इतना हमारा कल्चर रिच कल्चर है। सिंध जो कल्चर ॾाढो खूबसूरत रिच कल्चर है। हुनर ते ॻाल्हि पई हले पई पर वक़्त जो नंढड़े साई है जो सो वापसि ईंदासीं ऐं वरी बहितरीन कचहरी जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक खां पोइ हाजिर आयूं, बेहतरीन कचहरी हले पई। अच्छा, आपने जब डिस्कस किया महरब के बता रही थी आपके कल्चर के हिसाब से आप गई हैं सिंध के लोगों से मिली हैं। सिंध का इतना हुनर है, अपना इतना रिच कल्चर है, इतने रंग है। उन रंगों में आप जो है आपको सबसे ज्यादा
करीब और कुर्बत कहाँ से मिली? आपको क्या फील हुआ कि कौन सी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमारी अपनी जगह है। आप अगर सिंध में जाएं तो हमारी औरतें जिस तरह की सिंधी एम्ब्रॉयडरी करती हैं वो इतना, और आप हाला की तरफ चले जाए तो हमारा अजरक जो पूरा सिंध का सकाफत का हमारा ट्रेडिशनल असासा है, उसकी अपनी मेकिंग का एक अपना प्रोसेस होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, उसकी टेक्निक के थ्रू उसका बनाया जाता है, उसकी छपाई होती है। तो और खानों की अपनी लज्जत। कभी आपने जाके मच्छी पल्ला खाया है सिंधियों का? वो जो चावल की रोटी होती है, पल्ली का साग होता है और बे होते हैं इतने खूबसूरत। बुसरी, अरे वाह जबरदस्त। बुसरी खा चुकी है इसका मतलब? बिल्कुल खा चुकी हूँ मैं। लोटस रूट्स भी खा चुकी हूँ। अच्छा, वही बे कहते हैं उसको, लोटस रूट्स को। तो मैं, और इसके अलावा मेरा बहुत दफा मेरा बदीन जाना हुआ, और बदीन में मेरी कुछ दोस्त हैं जो कमरानी है, जिनका ताल्लुक शीदी कम्युनिटी से है, तो मैं उनकी एक शादी पे भी गई। अच्छा। और वहाँ पे उनके वो ड्रम्स बजाते हैं बड़े दिलचस्प तरीके से, मैंने वो भी देखे, मैंने वो भी नोटिस किए। मेरी बस एक चीज रह गई, उन्होंने एक ट्रेडिशनल सिंधी शादी मैंने अटेंड नहीं की। अच्छा। वो मैं जरूर करना चाहती हूँ। लेकिन बदीन के अंदर मैं उनकी कपड़ों की मार्केट में गई और वहाँ पे मैंने सूसी कपड़ा लिया। सही। और मुझे सूसी कपड़ा बड़ा पसंद आया, बड़ा यूनिक मुझे लगा, बड़ा मुझे दिलचस्प लगा। और फिर वो लेकर आई और मैंने सूसी कपड़े को लेके मैंने ना उसकी एक पैंट साड़ी बनाई, व्हाइट पैंट्स और व्हाइट शर्ट के साथ करके, और उसको ड्रेप कर, उसे बेल्ट करके जरा मॉडर्न सा टच देके। और आप यकीन माने, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, एक मशहूर डिजाइनर है पाकिस्तान के, जो कि ये कहते हैं कि उनका काम जो है वो लोकल कल्चर से इंस्पायर्ड है। उन्होंने हूबहू छापा मारा मेरी लुक का, और 2 महीने के बाद अपनी वो मेरे ख्याल से 12,000 की पूरी वो लुक लॉन्च कर दी ऑनलाइन अपनी, हाँ, फॉल कलेक्शन 2021। और मेरा इतना दिल मेरा हुआ, मैंने कहा देखो मैं एक वो वाली बंदी हूँ जो कि मशहूर होने के बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं लोकल लोगों के साथ अगर किसी जगह पे गई हूँ तो उनको बोलूँ कि मुझे अपने बाजार लेकर जाओ। मैं वहां से उनका रवायती लिबास लेती हूँ, उनका रवायती कपड़ा खरीदती हूँ, उससे आके अपनी तरह से एक लुक बनाती हूँ ताकि मैं एक ऑनर कर सकूँ उस कल्चर को। और मैं कल्चरल सेंसिटिविटीज का ख्याल रखती हूँ। जैसे कुछ लोग जाके अजरक की शलवार बना के आ जाएंगे, एंड यू आर लाइक एक्सक्यूज मी, क्योंकि मेरे सिंधी दोस्तों ने मुझे बताया हुआ कि अजरक एक अजीम चीज है, तो वो हमेशा ऊपर कंधे पे डाली जाती है, या कमीज का कॉलर आप उसका बनाओ, यानी कि उस तरीके से, ये नहीं कि आपने उसके पांचे बना दिए अपने। तो बहुत से लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, मैं उस किस्म की हरकतें नहीं करती, तो मुझे बड़ा दिल टूटा। तो लेकिन मुझे सिंध में ये कि मुझे बदीन से मैंने सूसी ली, सही, लाड़काना से मैंने एम्ब्रॉयडर्ड चादरें ली, सही। इसके अलावा फूड मैंने हर जगह का एंजॉय किया हुआ है। और सक्कर के अंदर तो मैंने आपको बताया, सक्कर के अंदर मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ट्रैवल के हवाले से। साधु बेला हमारे बहुत खूबसूरत, और एक मैं कनेक्शन देखती हूँ, मोहब्बत फील हो रही है मुझे जो आपको सिंध से है और यहाँ के लोगों से है ना, इतना, और मुझे बात करके उस चीज का अंदाजा हो रहा है। 7 शरीफ की हाजिरी तो मैंने देनी होती है। जबरदस्त, बिल्कुल। वहाँ पे तो आप जाए और ना ही जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। जी नाज़रीन, हाणे वक्त थियो आहे त थोड़ो रैपिड फायर राउंड खेॾूं असांजी गेस्ट सां। हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं हम उनके साथ रैपिड फायर राउंड करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का राउंड है। इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड देते हैं और उस वर्ड के जवाब में भी आपने एक वर्ड में जवाब देना है, और बिना सोचे समझे करना है, इंस्टेंट करना है, ठीक है? तो चले स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड। पहला लफ्ज मैं आपको दूंगी शायरी। रिक्शा। जबरदस्त। सूफी। मलंग। जिंदगी। मोहब्बत। इश्क। सफर। दोस्त। तफरीह। मौसीकी। रुबाब। वाह वाह वाह, जबरदस्त। एहसास। तजस्सुस। पैशन। फायर। वाह, जबरदस्त। इंसान। रंग। औरत। कायनात। इतना सोच के। मर्द। वजूद। ट्रांसजेंडर। ख्वाजा सरा। मूरत। वाह, जबरदस्त, खूबसूरत, बहुत बेहतरीन आपने जो किया। और पता है मुझे क्या सबसे ज्यादा जो मुझे समझ आ रही है इस चीज की, कि इतनी प्योर सोल है आपकी। जब आप किसी भी प्योर सोल के साथ मिलते हो ना, तो आप किसी जेंडर के उस फिरके में नहीं पड़ते हो, अगला इंसान खुद ब खुद कन्विंस हो जाता है। तो आपके जो अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, उसमें क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इतना दिल के करीब है कि कभी भी फंस जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कि किसी भी किस्म की दिल आजारी हो, यकीन हो कि यार ये जो मेरा एक दोस्त, एक यार है ना, वो हमेशा मेरे साथ है? कौन है वो?
मेरे ख्याल से ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ों पे मुख्तलिफ तरीके से रहे हैं, यानी कि और उसकी वजह ये है कि आप जिस शहर के अंदर हों तो वो उस तरीके से होता है। और मैं मेरे ख्याल से ब्लेस्ड रही हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा। है कोई ऐसा दोस्त है आपके पास? मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा दोस्त जो कि ज़िंदगी भर साथ रहा, तो पहले एबटाबाद में थी, फिर लाहौर मतलब चेंज होते रहे, लेकिन यू हैव योर फ्रेंड्स। लेकिन मेरा एक हमेशा एक क्लोज निट एक मेरा सर्कल रह चुका हुआ है। सही। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर कहूँ तो मैं तन्हा हूँ। हाँ सही। आप देखते हैं कब तक रहते हैं तन्हा। और अगर कोई कंपेनियन हो तो आपके पास चॉइस हो तो किस किस्म का होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज हो? सबसे पहले तो मुझे ये पसंद आएगा एक कंपेनियन के अंदर, एक लाइफ कंपेनियन के अंदर, कि वो हंसमुख हो, उनका मिजाज अच्छा हो, उनको शायरी के साथ, अदब के साथ और फ़नून लतीफ़ा के साथ किसी तरह का लगाव हो। मुझे रिजिड लोग बिल्कुल यानी कि अच्छे लगते हैं, हर तरह के लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन इस किस्म के लोग मुझे ज़रा थोड़े से लाइवली हो, ज्यादा वो एक होते हैं ना खुश्क मिजाज होते हैं, तो वैसा और देसी हो, थोड़े से और देसी तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल, यानी कि जबरदस्त देसी नंबर 1 देसी नंबर 1। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, कभी एक्टिंग और इस तरह की ऑफर आई, मीडिया में जाने का कुछ सोचा है? ऑफर नहीं आई, मुझे एक्टिंग लगती बहुत अच्छी है और मुझे एक्टिंग करने का शौक होता है। सही। और एक मूवी है जिसकी मैं को राइटर हूँ। अच्छा। उसकी भी शूटिंग कंप्लीट हुई है और वो ऑलरेडी ला तालियर, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल का ये एक सब फेस्टिवल होता है, जी, उसके लिए एक्सेप्टेड है। वखरी उसका नाम है, इरम परवीन बिलाल ने उसको डायरेक्ट किया है। अच्छा। एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। You write that? मैंने उसके डायलॉग्स लिखे हैं और मैंने उसकी स्टोरी में को राइटर का मेरा क्रेडिट है मेरे पास उसका। तो ये एक मेरा बड़ा काम है, जो मैंने एक बड़ी फिल्म एक मैंने लिखी है, जिसकी शूटिंग प्रोडक्शन अब उसकी चल रही है। अगले साल मेरे ख्याल से वो रिलीज होगी, तो आई होप कि वो अच्छा करे। लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक बहुत ज्यादा है, मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगी। ग्रेट परफॉर्मर। मुझे अंदाजा हो रहा है या मुझे वॉरियर का रोल दे, एक पुराने जमाने की पीरियड फिल्म बना के, मॉडर्न में एक्शन का रोल दे, या मुझे विलन का रोल दे। अरे जबरदस्त है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अब आपको इस तरह के रोल्स मिलेंगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एंड यू शुड डू, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आपकी वर्सेटैलिटी है ना, आपकी अपनी नेचर की, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कुछ कॉम्बिनेशन निकल के आने वाला है। एक नया आर्टिस्ट जो है वो हमें अब मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन, उम्मीद आहे बेहतरीन ज़बरदस्त क़िस्म जी कचहरी। सो उम्मीद है दुनिया क़ाइम आहे, उम्मीद क्यों था। ईंदड़ वक़्त में असां डॉक्टर मोइज़ ऐवान खे ॾिसंदासीं कंहिं अदाकारीअ जे कंहिं ख़ूबसूरत रोल में। ॾाढो बेहतरीन क़िस्म जी कचहरी हुई। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फाइनल क्या आप मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हुए हुए हैं और इस असना में हम सब बहुत परेशान हैं। किसी न किसी तरीके से लोग दुश्वारी में से गुजर रहे हैं। तो इसमें बेहतर यही होता है कि हम जितनी मोहब्बत को आम करेंगे, जितना हम कंपैशन के साथ, खुलूस के साथ, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों के साथ पेश, जितनी हमारी फितरत में मुमकिन है उतना आए और नफ़रत की आग जलाने वाले अफराद को टाटा बाय बाय करें, छुट्टी करें, क्योंकि हमारी जो धरती है ये आशिकों की धरती है और यहाँ पे इश्क की आग हमेशा जलती रहेगी। ज़बरदस्त, बेहतरीन मैसेज। ये धरती वो आशिकनि जी धरती आहे, बिल्कुल यही आहे। छो त इश्क आहे, निवड़त आहे, प्यार आहे, मोहब्बत आहे, एहसास आहे, एक्सेप्टेंस आहे। इहा ई असांजी धरती आहे। ई असांजूं जेके मां सम्झंदसि जड़ूं आहिनि, पाड़ूं आहिनि। ऐं इन्हनि पहाड़ुनि खे असां कटे नथा सघूं, छो त जॾहिं पहाड़ कटबी आहे त जेॾो बि वॾो खुशादो वणु हुजे उहो सुकी ख़तमु थी वेंदो आहे। सो असांखे सुकी ख़तमु नाहे थियणो, असांखे त ज़िंदगी 1000 साल ज़िंदा रहणो आहे ऐं अञा ख़ूबसूरती, अञा मोहबत, अञा प्यार जेको आहे उहो विरहाइणो आहे। ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल रही। उमेद आहे तव्हां बि इंजॉय कयो हूंदो। ऐं वक़्तु थियो आहे त हाणे प्रोग्राम खे ख़तमु कयूं ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾिजो, दुआउनि में यादि रखिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं वेंदे वेंदे ख़ूबसूरत हिकिड़ो कलाम आहे उहो ॿुधंदा था हलूं। ऐं तेसिताईं अला भाई।
रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। हथड़न ते मेहंदी ये वगो थी गुलाबी, हथड़न ते मेहंदी ये वगो थी गुलाबी। चेहरो खूबसूरत अखियों का भी, अखियों का भी। सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया, सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। ॾाढो सुहिणो तू मोतीअ जो दाणो, आहे ॾाढो सुहिणो तू मोतीअ जो दाणो। महबूब आहे राजन जो राणो, राजन जो राणो। दिल तोखे सारे दिलदार हलिया, दिल तोखे सारे ओ मुंहिंजा यार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। सजे घर जी कुंड कुंड सजाए छड़िया, सजे घर जी कुंड कुंड सजाए छड़िया। धूणी से जतोले बिछाए छड़िया, बिछाए छड़िया। गले तो खिलाया हिक बार हलिया, गले तो खिलाया हिक बार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार